अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ एक न्यू नॉवेल शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको पिछला नॉवेल कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। लाहौर का ये पोश एरिया था जहाँ सारे घर एक तर्ज के खूबसूरत अंदाज में बने हुए थे। वो इस वक्त अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी जब सामने वाले घर के कमरे की बालकनी में वो नज़र आया। ऐश ग्रे बाल, आंखों पर वाइट ग्लासेस का चश्मा लगाए, वाइट ढीला ढाला ट्राउज़र और सफ़ेद टी शर्ट पहने वो चलता हुआ बालकनी में रुकी चेयर पर आ बैठा। उसके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी थी और अपने सेल पर कोई नंबर डायल करने लगा। अचानक उसकी नज़र सामने उठी जहां एक लड़की उसे टकटकी बांधे देख रही थी। उसके माथे पर चिकने पड़ी और वो उठकर अपने कमरे में चला गया। उसके चले जाने के बाद वो होश में आई। फजर, उसकी मामा ने उसे आवाज़ दी तो वो एक नज़र उसकी बालकनी पर डालकर जहाँ अब कोई नहीं था नीचे चली गई। मामा, ये सामने वाले घर में लोग आ गए हैं क्या? उसके पूछने पर अरीबा राहिल ने उसे देखा। हाँ बेटा, मिसेस चुए बता रही थी, अभी कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं, उन्होंने बताया। पर आप क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, वो आज मैंने सामने वाली बालकनी में किसी को देखा तो इसीलिए पूछा, उसने वजाहत दी। शाम को जुबैरिया उसके घर आई। वो दोनों रूम में बैठी थी। जुबैरिया एलईडी पर मूवी देख रही थी जब अचानक उसकी नज़र फजर पर पड़ी। नज़रें सामने वाली बालकनी पर थीं। फजर, उसने पुकारा। वो उसे देखते हुए बोली, ये तुम सामने क्या देख रही हो? जुबैरिया ने पूछा। कुछ नहीं, उसने टाला। सच सच बताओ मुझे, जुबैरिया ने उसे घूरते हुए कहा। सच कह रही हूँ मैं। अच्छा ये छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी एंगेजमेंट का क्या बना? फजर ने उसका ध्यान खुद पर से हटाने के लिए पूछा। क्या बनना है? कुछ दिन तक फाइनल करनी है डेट, फिर देखो, जुबैरिया ने बताया। वैसे अरमगान भाई कितने डिसेंट है ना, उसने जुबैरिया को छेड़ा। हाँ क्या यार, हर वक्त संजीदा रहते हैं, गुस्सा तो जैसे उनकी नाक पर रहता है। उसने कुछ कहना चाहा जब जुबैरिया को उसकी बात काट दी। हाँ मुझे पता है तुम्हें संजीदा बंदे पसंद हैं। हाँ, मेरे नज़दीक मर्द को संजीदा होना चाहिए, जिसको देखकर सामने वाला कोई गलत बात कहने से पहले सोचे। उसकी आवाज़ में एक रोब होना चाहिए जो सामने वाले को अपना गर्विदा बना दे। तुम्हारी अपनी ही फ़िलॉसफी है। जुबैरिया उसकी बात से मुनफिक नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, उसने कहा लगाया। चलो तुम्हारी एंगेजमेंट की शॉपिंग करने का प्रोग्राम बनाते हैं किसी दिन, फजर ने उसे मशवरा दिया। हाँ जब तुम कहो, जुबैरिया ने हामी भरी। रात को उसने अपने रूम की खिड़की से सामने देखा। उसके रूम की लाइट जल रही थी। फिर उसने देखा कि वो चलता हुआ खिड़की के पास आ खड़ा हुआ है और खिड़की के पर्दे हटाने फजर ने जल्दी से अपने रूम की खिड़की बंद की और बिस्तर पर आकर लेट गई। उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। कहीं उसने मुझे ऐसे देखते हुए देख तो नहीं लिया? उस सोच से उसे बेचैन कर दिया और सारी रात वो करवटें बदलती रही। वो दोनों मॉल में शॉपिंग करने के बाद कॉफ़ी शॉप पर जा रही थीं जब फजर ने बेदिहानी में सामने से आते वजदान से टकरा गई। उसके हाथ से शॉपिंग बैग गिर गए और वजदान के हाथ से कॉफ़ी छूटकर ज़मीन पर गिर गई। वो शॉपिंग बैग उठाते हुए बोल रही थी जब उसने नज़रें उठाकर उसे देखा और उसके अल्फाज कहीं खो गए। वजदान गुस्से से उसे देख रहा था। उसकी आंखें का रंग सुरमई था। इतनी खूबसूरत आंखें इस वक्त गुस्से से चश्मे में से फजर को देख रही थीं। उन आंखों में नागवारी थी। आप देखकर नहीं चल सकती, वो गुस्से से बोला और फजर तो उसकी आवाज़ सुनकर ही होश खो बैठी। वजदान उसे देख रहा था जो नौकों की तरह चुप खड़ी थी, जिसे मुंह में ज़बान ही ना हो। जुबैरिया उसे देखकर जो गुमसुम खड़ी सामने खड़े शख्स को देख रही थी। फजर, उसने दांत पीसते हुए उसको पुकारा। जुबैरिया के पुकारने पर भी उसने ना सुना तो जुबैरिया ने उसे बाजू पर चुटकी काटी। आह, उसने अपने बाजू को सहलाया। मुझे लगता है आप अपनी आंखों के साथ अपनी ज़बान भी घर छोड़ आई हैं। वजदान को उस पर और गुस्सा आने लगा। वी आर सॉरी मिस्टर, फजर के बजाय जुबैरिया ने मौजरत, जबकि फजर नज़रें झुकाए खड़ी थी, जबकि वजदान एक नागवार नज़र डालकर आगे बढ़ गया। हाउ रूड, इट्स ओके भी नहीं कहा। जुबैरिया को वजदान पर गुस्सा आने लगा। और तुम क्यों चुप के खड़ी रही फजर? उसने फजर को घेर घर का मैं क्या कहती, फजर ने हड़बड़ाते हुए कहा। शक्ल से कितना डिसेंट लग रहा था और मैनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। लड़कियों से कैसे बात करनी चाहिए जानता ही नहीं। जुबैरिया को अभी तक वजदान पर गुस्सा था। छोड़ो अब चलो भी, फजर उसे घसीटते हुए कॉफ़ी शॉप पर ले गई। वो सीढ़ियों से उतर रहा था, एक हाथ में सेलफोन लिए, दूसरे हाथ में किसी प्रोजेक्ट की फाइल थी। उसे बाहर की तरफ बढ़ता देखकर मिसेस हैदर ने आवाज़ दी। वजदान? जी मामा। वो रुका और मुड़कर उन्हें देखते हुए पूछा। बेटा आज शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाना, उन्होंने कहा। पर क्यों मामा, सब खैरियत है? उसने हैरानी से पूछा। हाँ बेटा, वो मिसेस एहसान की बेटी की मंगनी है आज, हमारी रो में 5वां घर है उनका, मिसेस हैदर ने वजाहत देते हुए कहा। आप जानती हैं ना मुझे ऐसे फंक्शंस में जाना पसंद नहीं।
पर बेटा आपको जाना चाहिए और बॉयज़ की तरह गैदरिंग्स को एंजॉय करना चाहिए, उन्होंने प्यार से उसे समझाते हुए कहा। और अब मैंने ना नहीं सुनूंगी, आप चल रहे हो हमारे साथ एंड दैट इट्स फाइनल। मामा, उसने कुछ कहने की कोशिश की। वजदान, आप अपनी मामा को नाराज़ नहीं करेंगे, उन्होंने उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ओके, पर फर्स्ट और लास्ट टाइम होगा। उसने हामी भरते हुए अपनी शर्त भी बताई। ओके, वो मुस्कुराते हुए बोली। अल्लाह हाफ़िज़। और वजदान उनके सर को चूमता हुआ चला गया। उसके मामा पापा ज़ुबैरिया के एंगेजमेंट के लिए मैरिज हॉल चले गए थे, जो कि उनके ही एरिए में था। उसे तैयार होने में देर हो गई। उसने ब्लैक कलर की पाँव को छूती फ्रॉक पहनी थी, बालों को खुला छोड़े, गले में दुपट्टा डाले, हाथों में ब्लैक कलर की चूड़ियाँ जो उसके दूधिया बाजों में दमक रही थी, कानों में झुमके डाले, लाइट मेकअप किए। उसने शीशे में खुद को देखा और तसल्ली करते हुए हॉल में जाने के लिए निकली। वो जैसे ही हॉल में पहुंची, अपने ध्यान में चल रही थी जब कोई उसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ा रहा था। जब उसका दुपट्टा अपने पाँव के नीचे आया और वो लड़खड़ा कर उस शख्स से टकरा गई, वो गिरते गिरते संभली। आई एम सो, उसने नज़र उठाते हुए कहा, पर उसको सामना खड़ा देखकर उसके अल्फाज गुम हो गए। वजदान उसे खश्मगीन निगाहों से घूर रहा था। आप यूं ही सबसे टकराती फिरती हैं, ये मुझे टकराने का शौक़ है। वो उसे पहचान गया था और फजर उसे देखने के बाद खफत के मारे नज़रें झुकाकर खड़ी थी। आप गूंगी हैं? उसने गुस्से से कहा। नहीं, वो हड़बड़ाते हुए बोली, और मेरा दुपट्टा पाँव के नीचे आ गया और बैलेंस बिगड़ गया। अगर गलती से दुपट्टा पहन ही लिया है तो संभाले भी सही। वो अभी तक नज़रें झुकाए खड़ी थी। वजदान ने जितनी बार भी देखा था वो बिना दुपट्टे कुर्ते पजामे में रहती थी। एक नज़र उस पर डालकर, जिसने एक बार देखने के बाद फिर नज़रें नहीं उठाई थी, आगे बढ़ गया। उसके जाने के बाद फजर ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया। एक तो इस बंदे की आंखों का गुस्सा और ऊपर से आवाज़ का रोब अगले को किसी काबिल ही नहीं छोड़ता। हाय फजर, तुम्हारा क्या होगा? उसका दिल वजदान की तरफ खींचने लगा था। वो स्टेज पर आई तो ज़ुबैरिया ने उसके लेट होने की वजह पूछी। बस वो तैयार होने में देर हो गई। यार, तुम तैयार ना भी हो तो भी हसीन लगती हो, और आज जब तैयार होकर आई हो तो जाने कितने लड़कों के दिल धड़केंगे। ज़ुबैरिया ने उसे छेड़ा और फजर ने कहका लगाया। वजदान, जो स्टेज से थोड़े फासले पर खड़ा था, उसके कहका लगाने पर उसे गुस्से से मुँह फेर गया। वो और ज़ुबैरिया बातें कर रही थीं जब ज़ुबैरिया की नज़रें उसके कान पर पड़ीं। फजर, तुम्हारा ईयररिंग कहाँ है? फजर ने बेइख्तियार अपने कान को छुआ था। उसे वजदान के साथ टकराना याद आया। उसका स्टॉपर लूज था। मुझे लगता है यहीं कहीं गिर गया होगा, मैं देख कर आती हूँ, वो उठते हुए बोली। फजर चलती हुई उस जगह आई जहाँ वो वजदान से टकराई थी। उसे अपना आधा ईयररिंग किसी के जूते तले दबा दिखाई दिया। वो कोई भी था, उसकी तरफ पुश्त किए खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, वो उसके कहने पर भी नहीं मुड़ा था। मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो एक बार फिर बोली। अजीब बंदा है, सुन ही नहीं रहा। आपको कम सुनाई देता है? वो बोलते हुए उसके सामने जा खड़ी हुई। उसको देखते ही फजर की बोलती बंद हो गई। वजदान उसके अचानक सामने आने पर हैरान हुआ। आई कॉल यू लेटर, और फ़ोन रखते हुए उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। अभी कोई टकराने की कसर बाकी रह गई थी? वजदान ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा। नहीं फजर, तुमने बिल्कुल भी अपने हवास नहीं खोने। वो उसे देखते हुए सोच रही थी। बी कॉन्फिडेंट, उसने अपनी हिम्मत बढ़ाई। पर ये कितना हैंडसम लग रहा है। ना चाहते हुए भी उसकी सोच डगमगाने लगी। वजदान फजर की तरफ से कोई जवाब ना पाकर झुंझलाया। मिस, शायद आपका वक्त कीमती नहीं है, पर मेरा वक्त बहुत कीमती है। वजदान के जताने पर वो होश में आई। मेरा ईयररिंग, वो बोली। आपका ईयररिंग? क्या? वजदान ने हैरानी से पूछा। मेरा ईयररिंग आपके जूते के नीचे है, वो नज़रें झुकाते हुए बोली। फजर के कहने पर वजदान ने जूते हटाया। जूते की वजह से ईयररिंग आधा मिट्टी में दब गया था। वो झुकी और निकालने लगी। वजदान खड़ा देख रहा था। ईयररिंग निकालने के बाद वो दुपट्टा संभालने के चक्कर में एक बार फिर लड़खड़ाई और जूते में मुकीद उसका खूबसूरत पाँव वजदान के ब्रांडेड शूज़ पर जा लगा। ये क्या बदतमीज़ी है, वो पंगारा। उसकी तेवरियां देखकर फजर घबराई। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला, वो डरते डरते गोया हुई, जबकि वजदान एक नागवार नज़र डालकर आगे बढ़ गया। इतना एटीट्यूड? वो वजदान के सॉरी एक्सेप्ट ना करने पर हैरान हुई। पर इस पर जचता है, एंग्री यंग मैन, और सोचकर मुस्कुरा दी। वजदान को बिजनेस के सिलसिले में 2 हफ्ते के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा। इधर फजर रोज़ अपनी खिड़की से उसके रूम को देखती, जिसकी खिड़की कितने दिनों से बंद थी और लाइट भी ऑफ रहती। ये कहाँ चला गया है, उसने अफसरदगी से सोचा। पापा, मुझे जॉब करनी है, उसने राहिल साहब को बात की। हाँ बेटा, तो आप कल से मेरे ऑफिस ज्वाइन कर लें, उन्होंने प्यार से कहा। नहीं पापा, आपके ऑफिस में नहीं, मुझे कहीं और जॉब करनी है। आपके ऑफिस में रिलैक्स फील करूंगी, दूसरी जगह अपनी मेहनत और टैलेंट बनवाने का मार्जिन ज़्यादा रहेगा, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हुए बोली। बेटा, पर एक बार आप सोच लो।
जी पापा, मैंने सोच लिया है, आप टेंशन ना लें, उसने प्यार से अपना बाजू उनके बाजू में डालते हुए कहा। राहिल साहब ने उसे देखे, वो उनकी इकलौती औलाद थी और उन दोनों मियाँ बीवी के जीने की वजह भी। ओके, जैसे आपको सही लगे, उन्होंने प्यार से उसके गाल को थपकते हुए कहा और वो मुस्कुरा दी। अगले दिन वो हैदर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बिल्डिंग्स के सामने खड़ी थी और अंदर दाखिल हुई और सेक्रेटरी को अपने आने की वजह बताई तो उसे फजर को हैदर साहब के केबिन का बताया। सो मिस फजर, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड तो शानदार है, आई एम इम्प्रेस्ड, उन्होंने उसकी फ़ाइल देखते हुए कहा। थैंक यू सर, वो मुस्कुराते हुए बोली। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं और उम्मीद करता हूँ आप हमारे ऑफिस के लिए अच्छा इजाफा होंगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। सर, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, उसने यकीन दहानी करवाई और वापस घर आ गई। उसने आते ही अपने रूम में जाकर सामने देखा, पर आज भी उसके रूम की खिड़की बंद थी। उसको उदासी ने घेरा। मेरा दिल कितना बेचैन हो रहा है उसको देखे बगैर। उफ फजर, दिल को संभालो, उसने खुद को संभालते हुए कहा। पर दिल ने भी कभी किसी की मानी है? वो तो बस अपनी करता है। 2 हफ्ते बाद जब वरदान ऑफिस आया तो उसे एक केबिन में काम करते देखकर ठटका। ये यहाँ क्या कर रही हैं? उसने सोचा और आगे बढ़ गया। वरदान ने अपनी पीए नायमा को बुलाया और उसके बारे में पूछा। ये सामने केबिन में कौन है? सर, मिसेस फजर हैदर, सर ने अपॉइंट किया है, वो बोली। ठीक है, आप जा सकती हैं। ओके सर, वो कहती हुई बाहर आ गई। अपना काम मुकम्मल करने के बाद वो हैदर साहब के केबिन में जा रही थी जब नायमा ने उसे बताया कि हैदर सर आज नहीं आए बल्कि उनके बेटे आए हैं, और वो सर हिलाती आगे बढ़ गई। उसने दरवाज़ा नॉक किया। कम इन, अंदर से आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर उसकी धड़कनें बढ़ी, किसी की याद दिला गई। फजर, ये क्या सोच रही हो तुम? वो यहाँ कैसे हो सकता है? उसने खुद को समझाया और अंदर दाखिल हुई और सामने चेयर पर उसे बैठा देखकर वो हैरान रह गई। ये सर के बेटे हैं? उफ, वजदान ने उसे देखा जो हक्का बक्की खड़ी उसे ही देख रही थी। वजदान के देखने पर उसने नज़रें झुकाईं और वापसी के लिए मुड़ी। अभी उसने कदम बढ़ाए ही थे। 1 मिनट, वजदान की आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। मुड़े, उसने फजर को हुक्म दिया तो उसने नाचार मुड़ना पड़ा। मिस, आप यहाँ किसी काम से आई थी? यही आवाज़ का रोब। फजर तो जैसे उसकी आवाज़ सुनकर ही खो जाती है। उसे नज़रें झुकाए चुपचाप खड़ा देखकर वजदान को ताव आने लगा। मिस, आपको बात एक बार के कहने में समझ नहीं आती? उसने गुस्से से कहा। आती है, पर एक, आपकी आवाज़ सुनने में ध्यान आपकी बात पर ही जाता है। नहीं, उसने सोचा। पता नहीं पापा क्या सोचकर इसे अपॉइंट किया है। वो सोचने लगा। मैं आपसे मुखातिब हूँ मिस, वजदान ने चिढ़ते हुए कहा। जी, वो मैं ये फ़ाइल सर को दिखाने आई थी। अब जब वो नहीं है फिर दिखा दूँगी उनको, उसने वजाहत दी। पर पापा बहुत कम ऑफिस आते हैं, ये बिज़नेस संभालता हूँ। तो आप मुझे दिखा दें ये फ़ाइल? नहीं, उसके मुंह से फिसला। व्हाट? नहीं, वो चिढ़ा। मेरा मतलब, मैं हैदर सर को ही दिखाऊंगी। मिस फजर, आई एम योर बॉस नाउ एंड इट्स माई ऑर्डर, शो मी द फाइल, वो फुंकारते हुए बोला। फजर ने नज़रें उठाईं। उसकी सुरमई आंखों में गुस्सा था। वो घबरा गई और आगे बढ़ने के लिए कदम उठाए ही थे कि साथ ही रखी कुर्सी से बेध्यानी में टकरा गई। फाइल उसके हाथ से गिर गई। सारे पेपर्स फाइल से निकलकर ज़मीन पर बिखर गए। आई एम सॉरी, वो सॉरी करते हुए जल्दी जल्दी पेपर समेटने लगी और वजदान अपनी कुर्सी से उठते हुए उसके सर पर आकर खड़ा हो गया। उसके क्लोन की खुशबू फजर पर असर करने लगी और उसके हाथों की लर्जिश बढ़ गई। उसने जल्दी से पेपर्स फाइल में डाली और उठ खड़ी हुई। आपके साथ मसला क्या है? वो एक बार फिर फुंकारा। आप, एक बार फिर जुबान फिसली। व्हाट डू यू से? वो हैरान हुआ और फजर को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये क्या कह दिया तुमने? उसने खुद को डांटा। मुझे लगता है कि आपको इलाज की सख्त ज़रूरत है। वजदान ने तंज का तीर चलाया। यू मे गो नाउ, कल मुझे हर हाल में आप अपने प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग देंगी। गॉट इट? वो बोला। जी सर, और वो सर झुकाते हुए वहाँ से बाहर आ गई। अपने केबिन में आकर उसने चैन का सांस लिया। घर आकर भी वो अपनी इज़्ज़त अफजाई के बारे में सोचती रही। मैं ये जॉब नहीं कर सकती, उसे देखकर ही हवास खो देती हूँ। फिर जब वो हर वक्त मेरी नज़रों के सामने होगा तो मैं क्या करूँगी? उफ़, उसने थकते जहन के साथ सोचा और सो गई। सुबह वो जैसे ऑफिस आई, उसने हैदर साहब के बारे में नायमा से पूछा। जी, वो अपने केबिन में बैठे हैं, और उसकी बात सुनकर आगे बढ़ गई। उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर भी तैयार किया हुआ था। फजर ने दरवाज़ा नॉक किया। कम इन, उसे हैदर साहब की आवाज़ सुनाई दी और वो रिलैक्स होकर रूम में दाखिल हुई। पर अंदर दाखिल होते ही उसका सारा सुकून गारत हो गया। रूम में एक तरफ रखे सोफे पर वो बैठा था। वजदान ने एक नज़र उस पर डाली और मोबाइल पर मसरूफ़ हो गया। सर, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। उसने झिझकते हुए एक लिफाफा उनकी तरफ बढ़ाया, जबकि वजदान उसे हैरानी से देख रहा था। मिस फजर, क्यों? क्या कोई मसला है यहाँ पर आपको?
जी बहुत बड़ा मसला है, फजर ने कनखियों से उसे देखते हुए सोचा। नहीं सर। फिर आपके इस फैसले की वजह? हैदर साहब ने पूछा और खामोश खड़ी रही। मिस फजर, आप 1 साल से पहले ये जॉब नहीं छोड़ सकती, यह हमारे रूल्स में है। और कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त आपने टर्म्स एंड कंडीशन को शायद नहीं पढ़ा। हाय, साइन करते वक्त मेरा ध्यान कहाँ था। उसने खुद को कोसा। आपका ये लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आप जाएं और अपने काम पर फोकस करें, उन्होंने उसे हुक्म देते हुए कहा और वो मरे मरे कदमों से अपने केबिन में आई। अगले दिन वो ऑफिस के लिए हड़बड़ी में तैयार हुई। रात लेट सोने की वजह से वो सुबह देर से उठी। वो नाश्ता किए बगैर ऑफिस पहुंच गई, पर पहुंचते पहुंचते भी टाइम लग गया। वो जैसे ही अपने केबिन में बढ़ने लगी, फजर, आपको सर वजदान ने बुलाया है, नायमा ने इत्तला दी। वो अपना बैग केबिन में रख कर उस केबिन में आ गई। नॉक करने पर उसने अंदर आने की इजाज़त मिली। आप आज लेट क्यों आई हैं? क्या आपको ऑफिस आवर्स का पता नहीं? वो सामने बैठा वाइट ग्लासेस लगाए, आंखों में गुस्सा लिए उसे बास परस कर रहा था। उसे देखकर वो नज़रें झुका गई। सर, वो मैं रात को लेट सोई थी तो सुबह लेट उठी और फिर ट्रैफिक की वजह से वो मनमनाई। मैंने आपसे आपका सोने का टाइम नहीं पूछा। वो झुंझलाया। पर आपने वजह तो पूछी है और यही वजह है, वो बोली। वैसे वजह तो आप हैं। आपको सोचते सोचते नींद कहाँ हो जाती है और काफ़ी देर बाद आती है। वो उसे देखते हुए सोच रही थी। मिस फजर, मैं आपको ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा आप लेट हुई तो आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, समझिए आप? उसने गुस्से से कहा। और ओवर टाइम? वो जैसे परेशान हुई। पर सर, कभी कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपका सर दर्द है, मेरा नहीं, उसने दो टूक कहा। और आपकी वजह से मुझे नींद नहीं आती और इसकी वजह से मेरे सर में दर्द होता है, इसका क्या? फजर ने चिढ़ते हुए सोचा। उसे खड़ा देखकर वजदान ने आईब्रो झुकाते हुए पूछा। व्हाट? कुछ नहीं, वो बोली। तो फिर जाएं और अपना काम करें, वजदान ने हाथ से इशारे से कहा। कितना गुस्सा करता है, पर इसे सूट भी करता है। फजर एक बार फिर उसके बारे में सोचने लगी। रात को वो अपनी बालकनी में बैठी हेडफोन लगाए गाने सुन रही थी और साथ साथ चिप्स खाने में मशगूल थी जब वजदान अपनी बालकनी में आया। उसके हाथ में कॉफ़ी का मग था। वजदान की नज़रें उस पर पड़ी तो एक उजड़ती निगाह डालकर दूसरी तरफ मुतवज्जा हुआ और कॉफ़ी पीने लगा। फजर की नज़रें उस पर पड़ीं तो वो हड़बड़ाहट में उठ खड़ी हुई तो उसका महंगा सेल फ़ोन जो उसकी गोद में था उठने की वजह से ज़मीन पर गिरा और 2 टुकड़े हो गए। स्क्रीन भी टूट गई। वो सदमे से चिल्लाने वाली थी, पर वजदान की मौजूदगी की वजह से उसने फ़ौरन अपने मुंह पर हाथ रखा और फटी फटी आंखों से टूटे हुए सेल फ़ोन को देख रही थी। वजदान की नज़रें अचानक उस पर पड़ीं जो एक हाथ मुँह पर रखे नीचे ज़मीन पर देख रही थी। वो उठकर बालकनी की रेलिंग के पास आया और देखने पर उसकी नज़र रेलिंग के सलाखों से उसकी बालकनी की ज़मीन पर पड़ी जहाँ सेलफोन 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। उसने अपनी हंसी दबाई और सर को ताज्जुब से हिलाते हुए अंदर चला गया। मेरा कीमती मोबाइल, मेरा प्यारा मोबाइल, वो बोलते हुए ज़मीन पर झुकी। ये सेल उसने पापा से ज़िद करके लिया था। तुम्हारी मोहब्बत में मुझे क्या कुछ गंवाना पड़ेगा। वो कुन आँखों से उसकी बालकनी की तरफ देखने लगी और उसे वहाँ ना पाकर फ़ौरन सेल उठाया और रूम की लाइट ऑफ थी। मेरा सेलफोन तुड़वाकर खुद चैन की नींद सो रहा है, हाय। और वो अफसोस के मिले जुले जज्बात लिए कमरे में आ बैठी। लोग मोहब्बत में अपने महबूब के सेलफोन गिफ्ट करते हैं और यहाँ मैं हूँ, उसने सेलफोन की उम्मीद क्या रखूँ, अपना ही सेलफोन तुड़वा बैठी हूँ। फजर, उससे साबित हुआ है कि तुम्हारी मोहब्बत का लेवल ही कुछ और है। जब से उसने जॉब स्टार्ट की थी वो पापा से अपने लिए कुछ नहीं लेती थी। वैसे अगर मैं इससे सैलरी एडवांस मांग लूँ तो? वो तय करती हुई सो गई। सुबह उसने वजदान से एडवांस सैलरी का मुतालबा किया। मिस फजर, आपको ये कंपनी ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हुआ है? सर, 2 हफ्ते, उसने जवाब दिया। और इन 2 हफ्तों में आपने कोई काम जो आपने बिल्कुल ठीक से सरअंजाम दिया हो बताएंगी? जी सर, उसने फ़ौरन कहा, पर सोचने पर भी कोई काम याद ना आया। जी मिस फजर, कौन सा काम? उसने इस्तफसार किया। सर, मुझे सोचने के लिए वक्त दें। वो हमेशा की तरह नज़रें झुकाए सोचने लगी। तो आप सोचती भी हैं? वो अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। सिर्फ तुम्हें। वो उसकी सोचने वाली बात पर अपने दिल में ही कहा और उसे सोचने में बहुत टाइम लग रहा था। मिस फजर, मेरे पास सारा दिन नहीं है कि आपको सोचने का इंतज़ार करता रहूं, और वैसे भी आपने कोई काम भी अभी तक ठीक नहीं किया तो आपको कोई भी एडवांस सैलरी नहीं मिलेगी। वो अपने काम में मसरूफ़ होते हुए बोला। क्या मैं उससे उधार मांग लूँ? उसने सोचने में वक्त नहीं लगाया और उससे बोल भी दिया। सर, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? क्या मैं आपके पुप्पो का बेटा हूँ? उसके सवाल पर वो चौकी और नज़रें उठाकर कहा, नहीं सर। या आपको लगता है मैंने कोई खैराती इदारा खोल रखा है? नहीं सर। वो उसके सवाल पर हैरान थी। तो फिर आप किस बुनियाद पर मुझसे उधार मांग रही हैं? उसने अपनी कुर्सी से टेक लगाते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाकर अपने हाथों को होठों पर रखते हुए उससे पूछा।
या तो बंदा इतना हैंडसम ना हो या तो उसको ऐसे अंदाज ना आते हों, और इसके पास तो दोनों ही फरावानी से हैं। और उसके बैठने वाले अंदाज को देखते हुए सोचने लगी, सर आप समझ नहीं रहे, मैं यहाँ एक कंपनी चलाने के लिए बैठा हूँ, ना कि आपको समझने के लिए। आप जा सकती हैं। पर सर, वो बोली। नो मोर क्वेश्चन मिस फजर। वो अभी अभी नज़रें झुकाए खड़ी थी। एक तो उसकी वजह से मेरा सेलफोन टूट गया और ऊपर से ना सैलरी दे रहा है ना ही उधार। इससे अच्छा तो पापा से ही मांग लेती, वो सोचते हुए मरे मरे कदम उठाती जाने लगी। मिस फजर, जब वजदान ने उसे पुकारा, हाय कहीं ये सैलरी देने के लिए मान तो नहीं गए। वजदान के पुकारने पर उसने सोचा और चहकते हुए मुड़ते हुए बोली, जी सर। नायमा से कहिएगा मेरे लिए कॉफ़ी भिजवा दें, उसे अपनी पड़ी है। जी सर, कुछ और कहना है? उसने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, जी आप अपना काम पूरी तवज्जो से करें। मेरी तवज्जो का मरकज़ ही तुम हो, तुम्हारे अलावा तवज्जो कहीं जाती ही नहीं। वो ये सोचते हुए केबिन से बाहर चली गई। संडे वाले दिन वो जॉगिंग के लिए निकली, जब साथ वाले घर से एक 14 साल का लड़का अपना कुत्ता लेकर निकला। अचानक उसके हाथ से रस्सी छूटी और कुत्ता फजर की तरफ बढ़ने लगा, और उसके तो हाथ पांव ही ठंडे हो गए और वो हड़बड़ाहट में अपने घर जाने के बजाय सामने वाले घर में घुसी और दरवाज़ा लॉक कर दिया। वजदान, जो लॉन में चाय पी रहा था, इस अचानक आफत पर परेशान हो गया। फजर आंखें बंद किए गहरी सांस ले रही थी। वजदान चलता हुआ उसके करीब आया। आप यहाँ? उसने हैरानी से पूछा। कि मुझे हर वक्त उसकी आवाज़ें क्यों सुनाई देती हैं? वो आंखें बंद किए सोच रही थी। मिस फजर की बार उसने चुटकी बजाते हुए मुखातिब किया। उसने फ़ौरन आंखें खोली। वो उसके सामने खड़ा था, ढीले ढाले ट्राउज़र शर्ट में, बाल बिखरे हुए। उसने ग्लासेस नहीं लगाए हुए थे। उसकी सुरमई आंखें वो कितने करीब से देख रही थी। ये रोज़ बरोज़ हैंडसम क्यों होता जा रहा है? उसने सोचा, ये लड़की नहीं सुधरेगी। उधर वजदान उसको टकटकी बांधे देखकर झुंझलाया। फजर ने देखा उसकी आंखों में गुस्सा और माथे पर बल पड़ रहे हैं। उसने फ़ौरन नज़रें झुकाईं। वजदान ने उसे देखा, जो अब नज़रें झुकाए खड़ी थी। क्या कर रही थी आप यहाँ? उसने चिढ़ते हुए पूछा। कुत्ता, उसने हकलाते हुए कहा। कौन कुत्ता? वजदान ने दांत पीसते हुए पूछा। वो बाहर कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था तो मैं बचते हुए यहाँ आ गई। उसने झुकी नज़रों से वजाहत दी, जबकि उसके कहने पर वजदान ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। ओह, साइड पर हो। वो बिल्कुल गेट के साथ लगी खड़ी थी। उसके कहने पर साइड पर हुई। वजदान ने बाहर देखा, वहाँ अब कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है सर, मैं झूठ नहीं बोल रही। उसने अपनी बात का यकीन दिलाना चाहा। इट्स ओके मिस फजर, वो बोला, और वो देखती रह गई। जब कुछ देर गुजरने तक वो ना बोली। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको आपके घर तक छोड़ आऊँ तो चलें फिर? वो वजदान को कहना पड़ा। नहीं सर, मैं चली जाऊँगी। आर यू श्योर? जी सर, वो कहते हुए आगे बढ़ने लगी, पर उसका पाँव गेट से टकरा गया और वजदान ने एक बार फिर अपनी मुस्कुराहट दबाई, जबकि वो बगैर उसके देखे खफत के मारे उसके घर से निकल गई। तुम्हारे बदहवासियाँ तुम्हें यूं ही शर्मिंदा करती रहेंगी। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। पर इसमें मेरा क्या कसूर है? कोई इतना हैंडसम होता है भला? और फिर आवाज़, सारा कसूर इस बंदे का है। ना वो इतना हैंडसम होता, ना मेरा दिल उसकी तरफ बढ़ता, ना उसकी आवाज़ इतनी अच्छी होती, ना मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती। इस बार मीटिंग में फजर ने प्रेजेंटेशन देनी थी। वो बहुत नर्वस थी। तुम इतनी पुरएतमाद हो, कोई भी प्रेजेंटेशन दे सकती हो, उसने खुद को हौसला दिया। पर इस मीटिंग में वजदान होगा। फजर, क्या करोगी तुम? मैं उसकी तरफ देखूंगी ही नहीं, उसने खुद कलामी से कहा। हाँ, ये सही रहेगा। वो उसी सोचों में थी जब वजदान ने उसे बुलाया। ये अब क्या कहता है? वो सोचते हुए उसके केबिन की तरफ बढ़ी। वो अंदर दाखिल हुई। वजदान का कोट उसके चेयर के पीछे था। उसने ब्लैक शर्ट के बाजू फोल्ड किए हुए थे। वो बहुत रिलैक्स बैठा था, किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो हॉलीवुड में होना चाहिए। इनको तो खबर ही नहीं इतना हैंडसम बंदा लाहौर में बैठा हुआ है। वो उसे देखते हुए दरवाजे में खड़ी सोच रही थी जब वजदान ने उसे देखकर सर के इशारे से अंदर आने की इजाज़त दी। वो चलती हुई एक तरफ खड़ी हो गई। वजदान ने कॉल बंद करके उसकी तरफ देखा। जी मिस फजर, इस बार मीटिंग में आपकी प्रेजेंटेशन है तो मुझे डेमो दें। मैं वो सर हकलाई। क्या आपको इस रूम में आपके अलावा कोई और नज़र आ रहा है जिससे मैं मुखातिब हूँ? नहीं सर। तो फिर डेमो दें। वजदान ने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा। मेरी बेहोशी का डेमो जल्द ही मिल जाएगा आपको, उसने गुस्से से सोचा। फिर वो प्रोजेक्टर पर बताने लगी, पर वह सारा गलत बोल रही थी। वजदान को उसकी बेतवजही और गैर संजीदगी पर गुस्सा आने लगा। मिस फजर, आप चाहती हैं कि हमारी कंपनी डूब जाए? नहीं सर, पर जिस तरह आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रही हैं मुझे तो ऐसा ही लगता है। सर, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं क्या करूं? उसके मुंह से फिसला।
इसका मतलब है आप मुझे गलत कह रही हैं। मैंने ऐसा कब उसे कम सुनाई देता है क्या? उसने सोचा। नहीं सर, मैंने आपको गलत नहीं कहा, पर आपने मुझे सही भी तो नहीं कहा। वो दोनों हाथ टेबल पर जमाते हुए आगे की तरफ झुकते हुए गुस्से से बोला। सर, अब आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वो नज़रें झुकाए खड़ी थी। वजदान को उसकी बातों पर और गुस्सा आने लगा। आप चाहती क्या हैं? तुम्हें? उसने सोचा और मुस्कुरा दी। मिस फजर, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। जी सर, मैंने सुन लिया और उसका जवाब दिल में दे दिया। ये आखिरी बात उसने दिल में कही। तो फिर जवाब दे मुझे। सर, मैं चाहती हूँ कि जब प्रेजेंटेशन हो तो मैं मीटिंग रूम में अकेली हूँ। वो बौखलाहट में कुछ भी बोले गई। अच्छा, तो फिर आप प्रेजेंटेशन दीवारों को देंगी? आई एम राइट, उसने आईब्रो उचकाते हुए बोला। वो उठा और चलते हुए उसके करीब आने लगा। ये मेरे नज़दीक क्यों आ रहा है? मुझे थप्पड़ तो नहीं मारेगा? उसने बेख्याली में अपने गाल पर हाथ रखा और साइड पर होने लगी, पर उसके पाँव से जोई कोई चीज़ टकराई और वो लड़खड़ाती उसे संभालने के लिए टेबल पर हाथ रखा जहाँ वरदान के ग्लासेस रखे थे, जो उसने उठते हुए उतारे। वहाँ के दबाव से, हाथ के दबाव से ऐनक की एक फ्रेम में दरार आ गई। उसने डरते डरते वजदान को देखा। अब आप चाहती हैं कि मैं अंधा हो जाऊं? वो दांत पीसते हुए बोला। ये हर बात खुद से ही क्यों फ़र्ज़ कर लेता है? मैं क्यों चाहूँगी कि इतनी खूबसूरत आंखें बिनाई से महरूम हो जाएं? वो उसकी खूबसूरत आंखों में देखकर सोच रही थी, जहाँ इस वक्त सिर्फ गुस्सा था। सर, मैं आपको न्यू फ्रेम डलवा कर देती हूँ, वो उसकी ऐनक उठाते हुए बोली। वो खामोश खड़ा उसे देखता रहा और फिर उसे नज़रें झुका गई। अब ये बोलो तो मैं जाऊँ? गो आउट एंड कल मेरे ग्लासेस मुझे मिल जाने चाहिए। गॉट इट? वो तहमकाना लहजे में बोला। ओके सर, कहती वो भी उसके केबिन से चली गई। अगले दिन वो फ्रेम डलवा कर आई। उसे देने के लिए उसके केबिन के दरवाजे के नज़दीक पहुंची ही थी कि दस्तक देने वाली थी। जब वरदान केबिन से बाहर आया, अचानक दरवाज़ा खुलने पर वो घबराई और हड़बड़ाहट में चश्मे वाला केस हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिरा और चश्मा केस से बाहर जा निकला। आई एम सॉरी, उसने डरते डरते उसे देखते हुए कहा, जो खश्मगीन निगाहों से उसे ही देख रहा था। वो केस उठाने के लिए पीछे हुई थी कि चश्मा उसके जूती के नीचे आ गया और एक बार फिर से टूट गया। कुछ टूटने की आवाज़ पर उसने फ़ौरन पाँव हटाकर देखा कि फ्रेम की कई टुकड़े होकर चुके थे और फजर ने एक बार फिर डरते डरते उसे देखा। आप मेरे केबिन में आए, वो दांत पीसते हुए बोला और वापस अंदर चला गया। फजर ने टूटा हुआ चश्मा उठाया और घबराते हुए अंदर दाखिल हुई। अंदर आने के बाद उसने टूटा हुआ चश्मा वजदान के सामने टेबल पर रख दिया। मिस फजर, आपको क्या लगता है? वजदान ने उससे पूछा। सर, मुझे लगता है कि ये टूट गया है वो मासूमियत से बोली। वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है, वो गुस्से से बोला। पर मुझे लगता है आपको किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। पर सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक नहीं हैं। कोई भी होशमंद इंसान ऐसी हरकतें नहीं करता। वो जैसे फुंकारा। होश तो मेरे तुम्हें देखते ही गुम हो जाते हैं, उसने सोचा। अब खड़ी खड़ी क्या सोच रही हैं? सर, आपका चश्मा, वो मनमनाई। आपको लगता है मेरे पास एक ही चश्मा था कि मैं वेट करता, आप फ्रेम डलवा कर लाएंगी और मैं पहनूंगा, उसने तंजिया कहा। फजर ने ध्यान ही नहीं दिया कि उसने चश्मा पहना हुआ था। नाउ जस्ट गो फ्रॉम हेयर, उसके कहने पर वह मुड़ी और जाते जाते एक बार फिर लड़खड़ाने से गिरते गिरते बची। उसका कुछ नहीं होने वाला, वजदान ने ताज्जुब से सोचा। नायमा, वो लंच टाइम में ऑफिस के केबिन में बैठी थी। नायमा, इस सर वजदान इतना गुस्सा क्यों करते हैं? वो बर्गर खाते हुए उससे पूछ रही थी। नायमा, जो उसका जवाब देने वाली थी, उसने सामने देखा वजदान उन्हीं की तरफ आ रहा था। नहीं फजर, कहाँ गुस्सा करते हैं, इतना अच्छा बिहेवियर है उनका। खाक अच्छा है, जब देखो गुस्सा। वजदान उनकी टेबल के नज़दीक पहुंच चुका था। मुझे लगता है कि उनके साथ कोई मसला है, उसने बात बढ़ाई। नायमा ने उससे आंखों से इशारे से चुप रहने को कहा। वजदान उसके चेयर के पीछे हाथ बांधे खड़ा अपने बारे में उसके ख्यालात सुन रहा था। मुझे लगता है कि सर का दिल टूटा हुआ है और हो न हो ये किसी लड़की का चक्कर लगता है। ये कहते हुए फजर के दिल को कुछ हुआ, पर वो नायमा से उगलवाना चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में कोई और है या थी। उसके बाद पर नायमा को अच्छू लग गया। सर ऐसे नहीं है, उसने घबराते हुए कहा। हो सकता है, पर वो रुकी। पर क्या मिस फजर? उसने अपने पीछे वजदान की गुस्सैली आवाज़ सुनाई दी। उसके हाथों के तोते उड़ गए, चेहरे की हवाइयाँ उड़ी। वो डरते डरते उठी और मुड़कर देखा। आप मुझसे डायरेक्ट क्यों नहीं पूछ लेती कि मेरा दिल टूटा था या नहीं, और अगर किसी लड़की का चक्कर था या नहीं, उसने दांत पीस हुए कहा। वो सर, मैं तो बस ये पूछ रही थी कि आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं, उसने झिझकते हुए कहा। पहले आप बताएं, आप इतनी बदहवास क्यों रहती हैं, वो फुंकारा। आपको देखकर हो जाती हूँ, उसने वजदान को देखते हुए सोचा। मिस फजर, आप एक निहायत लापरवाह और गैर संजीदा सी लड़की हैं। आप समझती क्या हैं खुद को?
उसके चिल्लाने पर कैंटीन में बैठे लोग उनकी तरफ मतवज्जा हुए। मैं आपकी गलती को इग्नोर करता रहा, पर आपने क्या किया? आप जैसी लड़कियां कभी भी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। वो जैसे जहर उगल रहा था और फजर फटी नज़रों से उसे देख रही थी। फिर उसकी आंखों में आंसू आए जो देखते उसके चेहरे को भिगा गए। वजदान उसके आंसू देखकर चौंका। उससे अपने सख्त रवैये का एहसास हुआ। उसकी आंख में आंसू देखकर उसे अपने सख्त रवैये का एहसास और शर्मिंदगी ने घेरा। वो अपने आंसू साफ करती वहाँ से चली गई। घर आकर भी वो उसके बारे में सोचने लगा। एक अजीब सा एहसास था। वो चलता अपनी बालकनी में आया। उसके रूम की लाइट्स जल रही थीं। वजदान के दिल में आया कि वो एक बार बालकनी में आए। फिर अपनी सोच पर वो खुद हैरान रह गया। वो घर आकर सारा दिन अपने कमरे में रोती रही। सारी रात वो ना सो सकी। आप जैसी लड़कियाँ कभी भी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। वजदान की सख्त अल्फाज अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे, जिसका नतीजा सुबह बुखार की सूरत में निकला। डॉक्टर ने मुकम्मल रेस्ट का कहा था और वो ऑफिस भी नहीं जा सकी। वजदान ने नायमा से उसकी गैर हाजिरी का पूछा। सर, वो बीमार हैं, जिस वजह से ऑफिस नहीं आ रही। ठीक है, आप जा सकती हैं, उसने नायमा को कहा। मुझे इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। वो एक बार फिर शर्मिंदा हुआ। कुछ दिन बाद वो ऑफिस आई। फिर उसमें बहुत तब्दीली आ गई थी। अब वो बातें कम और काम ज़्यादा करती। वजदान के सामने भी बहुत कम जाती। उसने खुद को काम में मसरूफ़ कर लिया। वजदान उसे देखकर हैरान रह जाता। वो उसकी औलफोल बातों का, उसकी बदहवासियों का आदी हो चुका था। अब जबकि वो संजीदगी से अपने काम पर फोकस कर रही थी, ये बातें वजदान को खेल रही थी। अगले दिन उसने फजर को बुलाया। वो नॉक करके अंदर दाखिल हुई। मिस फजर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर वॉट हैड हैपेंड। ये कहते हुए वो उसे देख रहा था, जो नज़रें चुकाए खड़ी थी। फजर, तुमने बिल्कुल नहीं देखना उनकी तरफ। सॉरी कर रहा है तो करना भी चाहिए। मेरा दिल दुखाया है उसने। अगर हैंडसम है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी हर गलती माफ़ हो जाए, वो सोच रही थी। मिस फजर, मैं माजरत कर रहा हूँ, वजदान ने एक बार फिर कहा। इट्स ओके सर, वो कहते हुए जाने लगी। रुकें, वजदान ने उसे रोका। मैंने आपको जाने के लिए नहीं कहा, वजदान ने उसे जताते हुए कहा। वो रुक गई। अब उसने नज़रें उठाकर उसे देखा। ये फाइल है एक न्यू प्रोजेक्ट की। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप इस प्रोजेक्ट पर काम करें। वजदान ने फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। काम के अलावा इस बंदे से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? वो एक बार फिर शाकी होने लगी। पर सर, मैं तो एक निहायत लापरवाह और गैर संजीदा लड़की हूँ। फिर मैं आपके साथ कैसे काम कर सकती हूँ? उसने चोट की। मिस फजर, शायद आपसे माफ़ी मांग चुका हूँ मैं, उसने आईब्रो झुकाते हुए कहा। एक बार फिर अपनी टोन में आ गया था। एक बार फिर बेइज्जती मुबारक हो फजर तुम्हें, उसने दिल में सोचा। अब आप जा सकती हैं। उसने जाने की इजाज़त दी और वो उसके केबिन से बाहर निकल आई, जबकि वजदान कितनी देर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव के बारे में सोचकर मुस्कुराता रहा। संडे वाले दिन वो फिर जॉगिंग के लिए निकली और इधर वजदान भी अपने घर से बाहर निकला। वो उसे क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही थी जब वही लड़का अपना कुत्ता लेकर उनके सामने आ रहा था। वो फिर घबरा गई। उसने मुड़कर देखा। वजदान रुका और उसे देख रहा था। फजर, डरना बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं कहेगा, वो सोचते हुए आगे बढ़ने लगी कि अचानक कुत्ता उसे देखते हुए भौंका और डर के मारे आंखें बंद करके चिल्लाई, मामा। कुछ दूर खड़े वजदान ने जोरदार कहका लगाया, जबकि लड़का अपने कुत्ते को लेकर जा चुका था और वो अभी तक नीचे बीच सड़क में आंखें बंद किए खड़ी थी। वजदान चलता हुआ उसके करीब आया। उसके चेहरे पर एक खौफ था। उसने सख्ती से आंखें बंद की हुई थी। वजदान उसकी मासूमियत देखकर देखता रह गया। फिर संभला। मिस फजर, उसने पुकारा। फजर ने के मारे एक आंख खोलकर देखा। सामने वजदान को खड़ा देखकर उसने दोनों आंखें पट से खोलीं। आप इतनी डरपोक हैं, मुझे आज पता चला। हाय अल्लाह, इसे ये बात पता ना चलती। दुनिया जहान में किसी और को पता चल जाती, पर इसे नहीं। वो अफसरदगी से सोचने लगी और सर झुकाए खड़ी थी। ज़्यादातर लड़कियां कुत्तों से डरती हैं, आपको ये अनोखी नहीं? वो उसके झुके सर को देखते हुए बोला। बड़ी इन्फॉर्मेशन है लड़कियों की भी। नायमा कह रही थी कि सर ऐसे नहीं हैं, उसने चिढ़ते हुए सोचा। अब क्या यहीं खड़े रहने का इरादा है आपका? वजदान ने उसे मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। नहीं सर, मैं जा रही हूँ। और वो बौखलाहट में अपने घर की तरफ नहीं, दूसरी साइड जाने लगी। मिस फजर, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपका घर इस तरफ नहीं, इस तरफ है, वजदान ने उसे हाथ से इशारा करते हुए कहा और वो इधर उधर देखने लगी। वो वाकई रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही थी। फिर उसने वजदान को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। जी सर, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, वो कहते हुए आगे बढ़ी और वजदान ने भी अपने घर की तरफ कदम बढ़ाए। वो वजदान के केबिन में बैठी न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वजदान भी बैठा अपना वर्क कर रहा था जब उसके सेल पर कॉल आई। जी मामा, मैं जल्द घर आ जाऊंगा। मैं लड़की वालों के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेता आऊँगा।
फजर उसके लड़की वाली बात पर चौंकी। तो क्या इसका रिश्ता तय होने वाला है? ओके मामा, जैसा आपको ठीक लगे, अल्लाह हाफिज़। उसने कॉल काट दी। मिस फजर, मुझे अर्जेंट काम है, इसीलिए आई हैव टू लीव। आप अपना काम कंप्लीट करके घर चली जाइएगा। पर वो कहाँ सुन रही थी। उसकी सोचों की तान तो वजदान की कॉल वाली बात पर ही रुक गई थी। मिस फजर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उसे हुनूस पुरसोच अंदाज में बैठा देखकर वो बोला, ओके सर। वो चौंकी और हड़बड़ाकर जवाब दिया। वजदान उसका जवाब सुनकर चला गया। तो क्या इसकी शादी हो जाएगी? तो क्या इसकी बीवी आ जाएगी? जाहिर सी बात है, शादी होगी तो बीवी भी आ जाएगी। पहले खुद ही ऑलफॉल सोच रही थी, फिर खुद ही डांटा। अब उससे काम पर फोकस कहाँ होना था। उसने काम वाइंड अप किया और घर आ गई। वो शाम को अपने रूम में बैठी थी जब उसकी नज़र सामने उसके रूम की तरफ उठी। वो सेल पर किसी से बात कर रहा था और अपने कमरे में बात करते हुए टहल रहा था। उसके रूम की खिड़की खुली हुई थी और वो सब देख पा रही थी। ज़रूरी अपनी मंगेतर से बात कर रहा होगा। काश मैं इसकी बातें सुन सकती। उसने खुद कलामी की। फजर, किसी की बातें सुनना बुरी बात है। उसने खुद को डपटा। और वो तो वजदान है, मैं उसकी बातें सुन सकती हूँ। उसने ऐसे खुद को समझाया जैसे वजदान उसकी मलकियत हो। उसने अपनी ही बातें थीं और अपने ही जवाब थे। वजदान ने किसी बात पर ज़ोरदार कहकहा लगाया। वो सोने की कोशिश करने लगी। कितनी अजीब एहसास है मोहब्बत का। कभी दिल करता है जो हमारा है वो हमारा रहे, कभी दिल करता है वो जहाँ भी रहे बस खुश रहे। मोहब्बत में दिल बैक वक्त खुदगर्ज भी होता है और बेगरज भी। वो एक लड़की जिसकी अपनी ही दुनिया थी, उसने अपने ख्वाब थे, अब उसकी दुनिया वो बन गया था, अब उसके ख्वाबों में वो बस गया था। वजदान, मोहब्बत का ये एहसास जो मुझे तुम्हें देखते ही हो गया है, वो तुम्हारी आवाज़ सुनते मेरे दिल में सैरात कर गया। अभी उसकी कशिश तुम भी महसूस कर पाओगे क्या? ये एहसास तुम भी महसूस कर पाओगे। वो अफसरदगी से सोचते हुए सो गई। वो आजकल वजदान के रवैये पर हैरान थी और ख़ुद वजदान भी अपनी कैफियत समझ नहीं पा रहा था। फजर को देखकर, उसकी गहरी घबराई सूरत देखकर वो मुस्कुराने लगता। उसकी मासूमियत और भोलापन देखकर उसका दिल फजर अवदार होने लगा था। सुबह वजदान ने वर्कर्स को मिठाई बांटी। जब वो उसके कैबिनेट में आई तो वजदान ने मिठाई उसकी तरफ बढ़ाई। सर, बहुत मुबारक हो आपको। शादी कब है आपकी? फजर ने दिल पर पत्थर रखते हुए पूछा। शादी? किसकी शादी? आपकी सर। ये मिठाई भी तो रिश्ता तय होने की है। वो हैरानी से बोली। मिस फजर, आपको किसने कहा कि मेरा रिश्ता तय हो गया है? वजदान उठता हुआ उसके पास आ खड़ा हुआ और सीने पर हाथ बांधते हुए कहा, आप कल फ़ोन पर बात कर रहे थे कि लड़की वालों की तरफ। उसकी बात अभी बाकी थी कि वजदान ने ज़ोरदार कहकहा लगाया। हा हा हा। फजर ने उसकी शाकी नज़रों से देखा। मेरी इस बात से आपको लगा कि मेरा रिश्ते की बात हो रही है? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। उफ, ये आंखें। वो उसकी नज़रों की ताब ना लाते हुए सोचते नज़रें झुका गई। जब ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, बेफिक्र रहिए आप। वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। हाँ, मुझे बताकर मेरा दिल और जलाना। वो सोचते हुए जाने लगी। रुकिए, वजदान ने उसे रोका। ये नहीं पूछेंगी मिठाई किस बात की है? चले मैं ही बता देता हूँ। हमारी कंपनी टॉप 10 कंपनीज़ में शामिल हो गई है और इस खुशी में संडे को एक पार्टी अरेंज की है मैंने अपने घर पर, जहाँ सब वर्कर्स को आना है। उसने बताया। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको, फजर ने खुशदिली से कहा। थैंक्स, उसने मुस्कुराते हुए कहा। संडे को ज़ुबैरिया भी उसके घर आई और उसके रूम को देखकर हैरान रह गई, जो कमरा कम और कपड़ों की दुकान ज़्यादा लग रहा था। फजर, ये किसका है? ये सब क्या है? ज़ुबैरिया ने उसके बेड पर फैले कपड़ों को देखकर बोली, जो अपनी अलमारी में घुसी और कपड़े निकाल रही थी। साइड से चेहरा निकाल कर बोली, कपड़े हैं? और फिर अलमारी में कपड़े ढूंढने लगी। वो तो मुझे भी पता है कपड़े हैं, अंधी नहीं हूँ मैं, ज़ुबैरिया ने चिढ़ते हुए कहा। पर क्यों फैलाए हुए हैं? अब उसने आंखें बंद किए और साइड पर मिस्किनों वाली शक्ल बनाकर बैठ गई। मेरे पास कहीं भी जाने के लिए एक भी ढंग का सूट नहीं है। जबकि उसे ढंग वाली बात पर ज़ुबैरिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने सारे ब्रांडेड कपड़े पड़े थे, जो बकौल फजर के एक भी ढंग का नहीं था। अल्लाह का खौफ करो फजर, सारे ही इतने अच्छे हैं। और रुको, वो ठिठकी, तो तुम भी इतनी चूज़ी तो नहीं थी। फिर ये अचानक, और कहाँ जाना है तुम्हें? वो मशकूक नज़रों से उसे देखते हुए बोली। ज़ुबैरिया को पहले ही उसका वजदान के ऑफिस में काम करना पसंद नहीं था। वो वजदान के घर पार्टी है, सब एम्प्लॉयज़ को बुलाया है और तुम उसके लिए ये सब कर रही हो। मुझे पहले ही तुम पर शक था, अब यकीन हो गया है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। कहीं तुम वजदान को। वो रुकी और उसका देखा। फजर उसकी बात समझ गई और नज़रें झुका गई। नहीं फजर, कह दो मैं कि मैं गलत हूँ।
पर वो खामोश रही। तुम्हें दुनिया जहान में वही मिला था जिसे लड़के से बात करने की तमीज़ नहीं है? इतना मगरूर बंदा खुद को कुछ समझता है। नहीं, वो ऐसे नहीं है। फजर मनमनाई। हाँ, वो ऐसे नहीं क्योंकि तुम्हें वो अच्छे लगने लगा है, वो ऐसा नहीं है। ज़ुबैरिया ने भी दाँत पीसते हुए कहा। नहीं, मुझे अच्छे लगने की बात नहीं है, उसके कुछ उसूल हैं। वो ज़्यादा बात नहीं करता, बिला वजह लड़के से फ्री नहीं होता, अपने काम पर फोकस करता है। उसकी लाइफ का एम बहुत कुछ अचीव करना है। वो उसे समझाते हुए बोली। वो इतना तो शायद वजदान भी नहीं जानता होगा अपने बारे में जितना तुमने बताया है। वो उसकी बात पर मुस्कुराई। चलो, तुम तो गई काम से। क्यों? फजर ने उससे पूछा। मोहब्बत जो कर बैठी हो, और मोहब्बत वाले कब अपने होशो हवास में होते हैं? ज़ुबैरिया ही बोली। मोहब्बत में इंसान होशो हवास नहीं होता, बस उसके ख़्यालों में किसी और का ख्याल बस जाते हैं, उसकी बातों में किसी और की बातें आ जाती हैं, उसके सामने दुनिया का एक नया रुख वाज़े होने लगता है, सब कुछ अपना और अच्छा लगने लगता है। ज़ुबैरिया उसकी बातें सुनकर हैरान थी। वो आज कैसी बातें कर रही थी, पर जैसी भी कर रही थी, फजर ही ऐसी बातों की तवक्को उसने नहीं की थी। मोहब्बत में इंसान का एक अलग पहलू सामने आता है जो किसी ने पहले नहीं देखा होता। चलो अब मुझे बताओ कौन सा ड्रेस पहनूं मैं? ज़ुबैरिया ने उसे देखा जो कपड़ों को एक साइड पर कर रही थी। फिर ज़ुबैरिया से उसकी खूबसूरत पीच कलर की फ़्रॉक निकाली जिसका गले पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। परफेक्ट, फजर ने ड्रेस को देखते हुए कहा। चलो मैं अब चलती हूँ, मामा के साथ उनके फ्रेंड के घर जाना है, बाय। वो उसे अलविदा करते हुए चली गई। फजर ने अपने बालों को नीचे से हल्का कर्ल किया, कानों में झुमके डाले, लाइट मेकअप के साथ उसने गले में दुपट्टा डाला, शूज़ पहने, हाथ में क्लच उठाए वो नीचे आ गई। आज परी ने हमारे घर का रुख कैसे कर लिया? राहिल साहब ने उसे देखते हुए छेड़ा और वो मुस्कुरा दी। जिस वक्त वो वजदान के घर दाखिल हुई, सामने हॉल में काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। उसे नायमा नज़र आई तो वो उसके पास चली आई। फजर, आप तो बहुत हसीन लग रही हैं। नायमा ने उसे देखते हुए सराहा। उसने मुस्कुराकर सामने देखा तो वजदान सीढ़ियाँ से उतरता आ रहा था। ब्लैक थ्री पीस पहने, आंखों पर वाइट ग्लासेस का चश्मा लगाए, बालों को जेल से सेट किया हुआ था, एक हाथ पैंट की जेब में था। यूं ही उतरते हुए उसकी नज़र फजर पर पड़ी जो उसे देख रही थी। वजदान उसे देखकर मुस्कुराया तो वो सटपटाकर नज़रें झुका गई। वजदान चलता हुआ उसके करीब आया। अस्सलाम वालेकुम सर। नायमा ने उसे देखकर सलाम किया जबकि वो खामोश नज़रें झुकाए खड़ी थी। वालेकुम अस्सलाम मिस नायमा, उसने फजर को देखते हुए जवाब दिया। उसको उसके कुलीग ने बुलाया था तो वो चली गई। अब वजदान और फजर खड़े थे। वजदान उसे देख रहा था। फजर को अपने चेहरे पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस हुई तो उसने नज़रें उठाकर देखा। वजदान उसके करीब, उसके सामने खड़ा, उसे ही देख रहा था। उसने हैरानी से इधर उधर देखा। मिस नायमा, फजर के हलक से मरी मरी आवाज़ निकली। वो तो कब के दूसरी तरफ चली गई। उसकी बात पर फजर ने अपना हाथ मसला। वजदान ने नज़रें उसे कंफ्यूज कर रही थीं। इसे क्या हुआ है? ऐसे क्या देख रहे हैं जैसे पहली बार देख रहे हों? अगर ये कुछ देर यूं ही खड़ा देखता रहा तो मैं आज पक्का बेहोश हो जाऊंगी, वो सोच रही थी। वजदान उसको कंफ्यूज देखकर मुस्कुराया। मिस फजर, चाहें आप भी खाना खा लें, वो कहते हुए उसके सामने से हट गया। उफ़, इसने एक लंबी सांस खारिज की। वो खाना खा रही थी जब वजदान की मामा उसके पास आई। बेटा, आप अरीबा की बेटी हैं ना, जिनका घर हमारे बिल्कुल सामने है? उन्होंने शफकत से पूछा। जी आंटी, वो मुस्कुराते हुए बोली। बेटा, कभी कभी मेरे घर आ जाया करो, मैं तो सारा दिन अकेली होती हूँ, कोई बात करने वाला नहीं होता। कभी कभी बेटी की कमी बहुत शिद्दत से महसूस होती है। वजदान और उसके पापा ऑफिस से आने के बाद भी बाहर चले जाते हैं। वो उनकी बातों पर मुस्कुरा रही थी। फिर उन्होंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा आप आओगी ना, मेरे घर कुछ देर के लिए ही आ जाया करना। वो उसको आने के लिए मना रही थी। मैं भी तो आपकी बेटी जैसी ही हूँ आंटी, मैं ज़रूर आऊँगी। फजर ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, खुश रहो बेटा। उन्होंने उसके गाल को थपका और आगे बढ़ गईं। अब वो अक्सर उनके घर आने जाने लगी। उसे वजदान के रूटीन का पता था तो वो उस टाइम जाती जिस वक्त वो घर पर नहीं होता था। आज वजदान की मामा ने उसे अपनी फैमिली एल्बम दिखाने का सोचा था जो उनके कमरे में अलमारी के ऊपर के बॉक्स में रखी थी। वो स्टूल पर चढ़ी बॉक्स उठाने की कोशिश कर रही थी जब अचानक वजदान माँ को ढूंढता हुआ उनके कमरे में आया। वो आज घर वापस जल्दी आ गया था और उसे स्टूल पर चढ़ा देखकर हैरान हुआ। मैं कुछ हेल्प करूं? वजदान ने स्टूल पर चढ़े देखकर पूछा। फजर, तुम्हें फिर? उसकी आवाज़ सुनाई देती रही है। काम पर फोकस करो। वो मिसेस हैदर के कहने पर बॉक्स उतारने की कोशिश कर रही थी। क्या बोल रही हैं आप? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। वजदान ने उसे बड़बड़ाते देखकर पूछा। फजर ने उसकी आवाज़ पर मुड़कर देखा। वो चौंकी। वजदान दरवाजे के साथ खड़ा था और हड़बड़ाहट में लड़खड़ाई और स्टूल समेत ज़मीन बोस हो गई। मामा, वो चिल्लाई। वजदान को समझ ना आई क्या हुआ है। वो फ़ौरन से नज़दीक गया और उसके सामने ज़मीन पर पाँव के बल बैठा। मिस फजर, आप ठीक हैं?
फजर ने भीगी पलकों और नम आंखों से उसे देखा। वजदान को उसकी आंखों के कटोरे अपने दिल में डुबोता हुआ महसूस हुआ। फजर ने फ़ौरन नज़रें झुकाईं, जबकि वजदान उसको देखता रह गया। फिर वजदान संभला। उसके दिल की हालत गैर हो रही थी। वो उठा बाहर चला गया और उस वक्त मिसेस हैदर रूम में आई। उन्हें नीचे बैठा देखकर उसके पास आईं। बेटा, अभी मुझे वजदान ने तुम्हारे गिरने का बताया। मैं किचन में खड़ी थी। मुझे तुम्हें कहना ही नहीं चाहिए था एल्बम का। वजदान को कह देती मैं। वो अपनी बोली जा रही थी और फजर वजदान को देखने और उठकर चले जाने पर हैरान थी। बेटा, तुम उठने की कोशिश करो। उन्होंने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे उठाने में मदद की। उसके पाँव पर चोट लगी थी। वो किस तरह अपने घर आई। मामा ने उसे लंगड़ाते देखा। उनके पूछने से पहले ही उसने सारी बात बता दी कि स्टूल लड़खड़ाने से वो गिर गई है। उन्होंने उसे रेस्ट करने को कहा। वो अपने रूम में आकर बेड पर लेट गई। वो आंखें मूंदे। उसके रूम की खिड़की खुली हुई थी। वजदान अपने रूम की खिड़की से उसे देख सकता था। आज वो उसके आंसुओं के सामने हार गया। आज मैंने उसकी आंसुओं के सामने अपना आप हार दिया। उसकी नादानियाँ, उसकी बौखलाहटें मुझे अच्छी लगती हैं। मुझे देखकर उसका नज़रें झुकाना और घबराकर हड़बड़ाना मुझे पसंद है। आज मुझे खुद को यकीन दिलाना है कि मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया हूँ। मैं वजदान हैदर उसकी मासूमियत और भोलेपन के आगे अपना दिल हार बैठा हूँ। वो मेरे लिए इतनी अहम बन चुकी है कि उसके बगैर जीने का तसव्वुर मुश्किल है। वो मेरे लिए बहुत ख़ास है। मेरी ज़िंदगी में वो किसी बहार की तरह है। मेरी जान, में बहुत जल्द तुम्हें अपने जज्बात बताऊंगा, पर इससे पहले मुझे तुम्हारे दिल का हाल जानना है। मुझे जानना है कि तुम मेरे लिए क्या जज्बात रखती हो। वो खिड़की उसके रूम की तरफ देखता हुआ मुस्कुराकर दिल में कह रहा था, और ये सब अचानक कैसे हुआ? चले मैं बताता हूँ। मैं वजदान हैदर, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद, हैदर इंडस्ट्रीज़ का इकलौता मालिक। मेरे दोस्त कहते हैं कि खुदा ने तुझे हुस्न से मालामाल किया है और तेरी आवाज़ तो जैसे इसमें चार चांद लगाती है। यूनिवर्सिटी में काफ़ी लड़कियाँ मेरे आगे पीछे मंडलाती, पर मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो कुछ दिन पहले हम लोग लाहौर के एक पोश एरिए में शिफ्ट हुए। मैं अपनी बालकनी में बैठा अपने दोस्त का नंबर डायल कर रहा था जब मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने नज़रें उठाईं और सामने देखा तो एक लड़की अपनी बालकनी में खड़ी टिकटिकी बांधे मुझे ही देख रही थी। उसने कुर्ता पजामा पहना हुआ था और बालों को हाई पोनी की हुई थी। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि खुद पर उठती इन नज़रों का मैं आदी था, पर मेरे देखने पर भी उसने नज़रें ना हटाईं तो मुझे उसकी ठिठाई पर गुस्सा आने लगा। मैंने एक नगरवार नज़र उस पर डालकर अपने रूम में चला गया। कुछ दिन बाद वो मुझसे एक मॉल में टकराई और मेरी कॉफ़ी ज़मीन पर गिर गई। वो मुझे देखे बगैर मुआज़रत कर रही थी, पर मुझे देखते ही वो खामोश हो गई। मैंने उसे डांटा, पर फिर भी वो नज़रें झुकाए खड़ी रही। मुझे उसका ना बोलने पर और गुस्सा आने लगा। फिर उसके साथ जो लड़की थी उसने मुझसे मुआज़रत की और मैंने बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। मॉल वाले वाक़ये से पहले एक रात मैं यूं ही अपने रूम से टहल रहा था जब अचानक मेरी नज़र सामने उठी और मैं हैरान रह गया। वो मुझे अपनी खिड़की से देख रही थी। मैं चलता हुआ खिड़की के पास आया तो उसने जल्दी से अपने रूम की खिड़की बंद कर दी। अजीब लड़की है ये, मैंने उसके बंद खिड़की को देखते हुए सोचा। मामा ने मुझे अपने साथ किसी मंगनी के फंक्शन में चलने को कहा। मुझे ऐसे गैदरिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर उनकी बात के सामने मुझे हार माननी पड़ी और मैं उनके साथ मंगनी में चला गया। मैं अपने ध्यान में आगे बढ़ रहा था जब कोई मुझसे टकराया। मैंने देखा तो वही थी। वो गिरते गिरते संभली और मुआज़रत करने के लिए उसने नज़रें उठाईं और मुझे देखकर खामोश हो गई। मैंने उस पर तंज़ किया, पर फिर भी वो खामोश नज़रें झुकाए खड़ी थी। मुझे उसकी खामोशी पर गुस्सा आने लगा। मैंने उससे गूंगी कहा। उस लफ्ज़ की चोट पर वो अपने दफ़ा में बोली। दुपट्टे को उसके टकराने की वजह बताई और मैंने इससे पहले बार दुपट्टे में देखा कर चोट की और आगे बढ़ गया। मैं स्टेज पर कुछ फासले पर खड़ा था जब मुझे उसके कहकहे लगाने की आवाज़ आई। मुझे लड़कियों का गला फाड़कर हंसना और सख्त चिढ़ थी। मैंने एक नज़र डालकर गुस्से से मुंह फेर कर मंगनी वाले दिन मैं जो अपनी क्लाइंट से बात कर रहा था कि अचानक वो मेरे सामने आ खड़ी हुई। मुझे हैरानी हुई और वो जो कुछ बोलने लगी थी चुप हो गई। मैं उसकी खामोशी पर झुंझलाया और उससे अपनी कीमती वक्त का एहसास दिलाया तो उसने बताया कि उसका ईयररिंग मेरे जूते के नीचे है। मेरे पाँव हटाने पर वो ईयररिंग उठाने लगी और उठकर जाते जाते वो लड़खड़ाई। उसका जूता मेरे शूज़ पर लगा। उसकी बेध्यानी पर गुस्सा आया और उसे डांटा। वो सॉरी बोली और सॉरी करना चाहिए था क्योंकि गलती उसकी थी, और मैं कोई भी जवाब दिए पलट गया। बिज़नेस की वजह से 2 हफ्तों के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा। जब मैं वहाँ से लौटा तो एक दिन ऑफिस में एक केबिन में उसे बैठा देखा। फिर मैंने पीए नायमा को बुलाकर उसके बारे में पूछा। उसने पापा से यहाँ अपॉइंट किया था और उसका नाम फजर है। तब पहली बार मैंने उसका नाम से आशना हुआ।
मैं अपने केबिन में बैठा था जब दरवाज़ा नॉक हुआ। मैंने अंदर आने की इजाज़त दी। फजर अंदर दाखिल हुई। उसने सफ़ेद कुर्ते के साथ ब्लू सिगरेट पैंट्स पहन रखी थी और हमेशा की तरह बालों को ऊंची पोनी बनाई हुई थी। वो मुझे देखकर चौंकी। मैंने उसकी आंखों में हैरानी देखी। पर ये क्या? वो मुझे देखकर वापस जाने के लिए मुड़ी। मैंने उसे रोका और उसके आने की वजह पूछी। वजह बताने के साथ उसने कहा, ये फ़ाइल वो पापा को ही दिखाएगी। मुझे उस पर गुस्सा आया। मैंने उससे घुरका और फाइल मुझे दिखाने को कहा। वो घबराहट के मारे आगे बढ़ी और साथ रखी कुर्सी से टकरा गई। सारे पेपर ज़मीन पर बिखर गए। वो मुआज़रत करती समेटने लगी। मैं चलता हुआ उसके सर पर आ खड़ा हुआ। मैंने देखा कि मेरे करीब आने पर उसके हाथों में लर्जिश आ गई। मैं हैरान रह गया। पेपर समेटने के बाद वो उठ खड़ी हुई। मैंने उसे फिर डांटा और अगले दिन अपने प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग देने के लिए कहा। नेक्स्ट डे पापा भी ऑफिस आए। मैं अपने मोबाइल पर मसरूफ़ था जब वो अंदर आई। मैंने एक नज़र उस पर डाली और फिर मोबाइल पर मसरूफ़ हो गया। पर उसकी बात ने मुझे चौंका दिया। वो ये जॉब छोड़ रही थी और अपना रेजिग्नेशन लेटर देने आई थी। पापा ने उससे मसला पूछा। मैं हैरानी से उसे देख रहा था। पापा के पूछने पर उसने कुनखियों से मुझे देखा। मैं उसका ऐसा देखना और हैरान कर गया। पर बकौल उसके उसे यहाँ कोई मसला नहीं था। पापा ने फिर वजह पूछी और वो खामोश खड़ी रही। हमारे रूल्स के मुताबिक उसने एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें लिखा था कि वो 1 साल तक जॉब नहीं छोड़ सकती। वो वापस जाने लगी पर मैंने उसके कदमों को सुस्त पड़ते देखा। अगले दिन जब वो लेट ऑफिस आई, मैंने उसे लेट आने पर डांटा और उसके अपना बेतुका सा जवाब पेश किया कि उसके हर बात का एक जवाब होता है, वो भी बेबुनियाद सा। एक रात को मैं अपनी बालकनी में आया। नज़र उस पर पड़ी जो कान में हेडफोन लगाए बच्चों की तरह चिप्स खाने में मशगूल थी। मैंने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर लीं और फिर अचानक एक बार फिर नज़रें उस पर पड़ीं जो एक हाथ थाम माथे पर रखे ज़मीन को देख रही थी। ऐसा क्या हुआ है? मुझे तजस्सुस हुआ। मैं अपनी रेलिंग के नज़दीक आया और उसके रेलिंग की सलाखों से मुझे उसका सेलफोन 2 टुकड़ों में बटा नज़र आया। मुझे हंसी आई जिसे मैंने दबाया। सेल के टूटने पर बेसाख्ता तारी हो गया है उसे, मैं सोचता हुआ और ताज्जुब से सर हिलाता अपने कमरे में आ गया। अगले दिन उसने आते ही मुझसे एडवांस सैलरी का मुतालबा किया। उसकी बात पर मैं चौंका। उसे ऑफिस ज्वाइन किए हुए 2 हफ्ते ही हुए थे और वो सैलरी मांग रही थी। मेरे मना करने पर उसने मुझसे उधार मांगा और इस बात ने मुझे हैरानगी में मुब्तला कर दिया। पर मैं उस पर भी बहुत कुछ कहा उसे और अपने काम पर तवज्जो करने की हिदायत दी। एक दिन मैं लॉन में बैठा चाय पी रहा था कि अचानक उसका ख्याल मेरे जहन में आया। मैं खुद हैरान था। फिर अचानक कोई मेरे घर के अंदर घुसा और दरवाज़ा लॉक किया। मैं चलता हुआ नज़दीक गया तो वो फजर थी। उसने ट्रैक सूट पहना हुआ था। बालों को ऊंची पोनी बनाई गई थी। आंखें बंद किए वो गहरी सांस ले रही थी। कुछ आवारा लटें उसके चेहरे पर बिखरी हुई थीं। मैंने उसके यहाँ आने की वजह पूछी पर आंखें बंद किए खड़ी रही। मैंने चुटकी बजाकर उसे फिर मुखातिब किया। उसने आंखें खोलीं और मुझे देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। मुझे देखकर पहले तो वो कुछ देर देखती रही, फिर अपनी नज़रें झुका गई। फिर उसने बताया कि उसके पीछे कुत्ता पड़ गया है जिस डर से वो बता रही थी। मैंने अपनी हंसी दबाई। मैंने उसके साइड पर होने के लिए कहा। वो गेट के साथ लगी खड़ी थी। मैंने बाहर देखा, फिर कोई नहीं था। मेरे बताने पर उसने मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो झूठ नहीं बोल रही। मुझे उस पर रहम आ गया। मेरे उसे तसल्ली देने पर वो मुझे देखती रही। अजीब लड़की है, इतना तसलसल से कोई किसी से कैसे देख सकता है? मैंने उसके देखने पर सोचा। मैंने उसके घर छोड़ने की ऑफ़र दी जिस पर उसने इनकार कर दिया और गेट की तरफ बढ़ते उसका पाँव गेट से टकरा गया। वो संभली और चली गई। मुझे उसकी बदहवासियाँ देखकर गुस्सा आता था पर आज मैं मुस्कुरा रहा था। उसने इस बार मीटिंग में प्रेजेंटेशन देनी थी। मैंने डेमो के लिए अपने केबिन में उसे बुलाया। पहले तो उसे हैरानगी हुई कि मैं उससे कह रहा हूँ। अजीब है, जब उसके अलावा कमरे में कोई नहीं है तो और किसको बुलाऊँगा, मैंने सोचा और उसके बेतुके सवाल पर चोट की। वो सब कुछ गलत बता रही थी। मुझे उस पर गुस्सा आया और उठकर बोलते हुए उसके सामने जाने लगा। अचानक उसने अपना हाथ अपने गाल पर रखा। मैंने अचंभे से उसे देखा। वो जाने क्या समझ रही थी। तभी वो पीछे हटते हुए लड़खड़ाई और बचने के लिए उसने टेबल का सहारा लिया। उसके हाथ के दबाव से टेबल पर रखे मेरे चश्मे के फ्रेम में दरार आ गई। वो बहुत घबराई। मेरे तंज के नश्तर उस पर अभी भी जारी थे। उसने कहा कि वो फ्रेम डलवा ले आएगी और मेरे हुक्म देने पर वो केबिन से बाहर चली गई। अगले दिन वो फ्रेम डलवाकर मेरे केबिन में आ रही थी जब अचानक मेरे दरवाज़ा खुलने पर वो बैलेंस बरकरार रखने में नाकाम रही और उसके हाथ से चश्मे का केस गिरा और चश्मा निकलकर बाहर गिरा। उस लड़की को
कब अकल आएगी, मैंने सोचा और उसके अपने केबिन में आने के लिए कहा। उसके पास हर सवाल का एक बेतुका जवाब था। मुझे हंसी भी आ रही थी, पर मैंने ज़ब्त किया। एक बात अजीब थी, वो बहुत कम मुझसे नज़रें मिलाकर बात करती थी। ज़्यादातर उसकी नज़रें झुकी होती थीं, जैसे ज़मीन पर कोई ख़ास चीज़ नज़र आ रही हो। मेरे कहने पर एक बार फिर वो बाहर चली गई। अगले दिन मैं कैंटीन में आया। वो नायमा के साथ बातें कर रही थी। मेरी तरफ उसकी पुश्त थी। वो मुझे देख नहीं सकती थी। मैं उसके करीब से गुज़र रहा था जब अपने ज़िक्र पर रुका। नायमा उसे आंखों के इशारे से चुप रहने का इशारा कर रही थी, पर वो तो जैसे उसे देख ही नहीं रही थी। मैं अपने बारे में उसके नादर ख्यालात सुनकर चौंका और मुझे गुस्सा आया कि वो मेरे गुस्से की वजह किसी लड़की के चक्कर और मेरे दिल टूटने को समझ रही थी। मैं वजदान हैदर, जिसने अपनी ज़िंदगी के 27 साल सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने एम को अचीव करने में लगाए, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं आने दिया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की की जगह है जो मेरी बीवी होगी, और वो मेरे बारे में ऐसा कह रही थी। ये बात मेरे अना पर किसी चोट की तरह लगी और मुझे लगा कि वो मेरी किरदार कशी कर रही है। अपने बारे में उसके ऐसे ख़यालात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और उसे झड़का। पहले तो वो मुझे देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू रवा हुए जो उसके चेहरे को भिगोए। कुछ देर उसे ऐसे देखते रहने के बाद वो आंसू साफ कर रही थी, वहाँ से चली गई। मेरा दिल खाली हो गया। इस वक्त वो एहसास मुझे कश्मकश में डाल गया। मुझे अपने रवैये पर अफसोस होने लगा। कुछ दिन वो ऑफिस नहीं आई। नायमा से पूछने पर उसने बताया कि वो बीमार है, और फिर से शर्मिंदा हुआ। जब वो वापस अपने ऑफिस आई तो उसमें बहुत तब्दीली आ गई थी। अब वो अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर रही थी, काम को लेकर संजीदा हो गई थी। एक दिन उसे बुलाकर मैंने उसे माजरत की। वो अक्सर चुप हो जाती थी मेरी बातों पर। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। फिर मेरे पुकारने पर वो इट्स ओके बोली। मैंने उसे उसके साथ प्रोजेक्ट पर काम करने की ऑफ़र की। पहले पहले तो उसने मुझे मेरी बात की लौटी कि वो एक गैर संजीदा और लापरवाह लड़की है, पर मेरी माजरत याद दिलाने पर वो खामोश हो गई। मैं संडे को जॉगिंग के लिए बाहर निकला और वो फिर बाहर आई। वो आगे बढ़ रही थी जब सामने से आते हुए कुत्ते को देखकर रुक गई। उसने मुझे मुड़कर देखा और फिर आगे बढ़ने लगी। कुत्ता ज़रा सा भौंका तो डर के मारे वो चिल्लाई, और मुझे अपनी हंसी पर काबू ना रहा। एक जगह खड़ी थी। मैं चलते हुए उसके सामने गया और उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर मासूमियत थी। कुछ देर मैं देखता रहा, फिर उसके कुत्ते से डरने पर मजाक किया और उसके जाने का पूछा। वो हड़बड़ाहट में गलत डायरेक्शन में जाने लगी। मैंने उसे बताया तो आगे बढ़ गई और मुस्कुरा दिया। मामा का फ़ोन आया। मुझे कज़िन के मंगेतर के यहाँ जाना था। मैं उसे अर्जेंट काम का बोलकर चला गया। नेक्स्ट डे मैं मिठाई लाया जो कि मेरी कंपनी की अचीवमेंट की खुशी में थी, पर वो उसे मेरी शादी की मिठाई समझी। मुझे बहुत हंसी आई। जो उसके बारे में सोचने लगा था, किसी और को कैसे सोच लेता। वो उदासी से लगी मुझ पर जब मैं उसे बताया कि ऐसी बात हुई है। पहले मैं उसे ही बताऊंगा। वो नज़रें झुका गई और मिठाई की वजह बताने पर उसके चेहरे पर खुशी थी। वो मुझे हैरानी में मुब्तला कर गई। मैंने जब उससे कहा कि जब भी ऐसी कोई बात हुई तो सबसे पहले उसे बताऊंगा, ये बात कैसे मुँह से निकल गई। आजकल मेरा दिल भी जैसे उसके लिए धड़कने लगा था, पर मैं बार बार उसकी बात को झुठला देता। पार्टी में वो बहुत हसीन लग रही थी। मैं सीढ़ियों से उतर रहा था जब मेरी गहरी राती नज़र उस पर पड़ी। वो मुझे ही देख रही थी। मैंने उसे देखते उसकी तरफ एक मुस्कुराहट उछाली और उसने सटपटाकर नज़रें झुकाईं। मुझे उसका नज़रें झुकाना अच्छा लगने लगा था, ना जाने क्यों। पर मैं चलता हुआ उसके करीब आया। अभी भी नज़रें झुकाए खड़ी थी। नायमा ने मुझे सलाम करने के बाद चली गई। मेरी नज़रें उसका तवाफ़ कर रही थीं जब उसने अचानक नज़रें उठाईं और मुझे खुद में देखता पाकर घबरा गई और नायमा के बारे में इस्तफसार किया। मैंने उसे नायमा के चले जाने का बताया। वो कन्फ्यूज़ लग रही थी और अपने हाथों को मसलने लगी, शायद मेरी मौजूदगी से घबरा रही थी। मैंने सोचा, मुझे उसकी हालत पर रहम आ गया और उसका खाना खाने का कहकर आगे बढ़ गया। मेरी नज़रें उसी पर ठहरी थीं। वो नायमा के साथ खड़ी बातें करती मुस्कुरा रही थी। मेरा दिल किया कि मैं ये चेहरा अपने सेल में कैद कर लूँ, और बेइख्तियारी ही सही मैंने सेल निकाला और उसकी तस्वीर। कैसी हरकत की है मैंने, ये तुमने वजदान। मैंने अपनी हरकत पर खुद को मलामत की कि बगैर उसकी इजाज़त के तस्वीर लेना ठीक नहीं, पर वो किसी नहीं थी, वो फजर थी जो अब मेरी सोचों में थी, और वो सोच आते ही मैं मुस्कुरा दिया। मामा ने उसे घर पर आने के लिए मना लिया। मामा को हमेशा एक बेटी की कमी महसूस हुई। मैं कोशिश करता कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूं, पर वो बेटी और बेटे में बहुत फ़र्क होता है। माँ जितना अपनी बेटी से दिल का हाल कर सकती हैं, शायद एक बेटे से नहीं। अब वो मेरे घर आने पर मेरी गैर मौजूदगी में ही आती।
आज मैं जल्दी घर आया और मामा को ढूंढता उनके रूम में उसको देखकर हैरान रह गया। वो स्टूल पर चढ़ी एल्बम वाला बॉक्स उठा रही थी। मेरे कहने पर वो मुझे देखे बगैर बड़बड़ाई, पर दूसरी बार कहने पर वो चौंकी और लड़खड़ा कर ज़मीन पर ही गिर गई। मैं उसके करीब गया और उसकी आंखों में आंसू थे। अपनी नम आंखों से उसने मुझे देखा और बस वही एक लम्हा था अदारक का जो मुझ पर वाह हुआ, वही एक लम्हा जिसमें मुझ पर मोहब्बत अश्कार हुई। मैं जो उसके झुठलाने की कोशिश कर रहा था वो अपनी पूरी हकीकत फजर की सूरत मेरे सामने थी और अपनी कैफियत पर हैरान मैं रूम से बाहर चला गया। अब वो खिड़की से उसे देख रहा था। उसके रूम की खिड़की खुली थी। कुछ देर ऐसे देखते रहने के बाद मैंने उसे टेक्स्ट किया, आपको कल ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ दिन रेस्ट करें। फजर के सेल में मैसेज टून बजी। उसने पास रखे सेल को उठाया जहां वजदान का मैसेज था। ये मुझे क्यों मैसेज कर रहा है? उसने खुद कलामी की। मैसेज ओपन किया जिसमें उसे फजर को ऑफिस आने से मना किया था और रेस्ट करने की ताकीद की थी, और उसका मैसेज पढ़कर वो हैरान हुई। पैर में दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि वो सब भूलकर सो गई। रात अपनी थी, ख्याल उसका था। वो बेड पर उसका बाजू अपने सर के एक बाजू अपने सर के नीचे रखे लेटा हुआ था। उसे सोचे जा रहा था फजर। उसने ज़ेरे लब उसका नाम पुकारा और मुस्कुरा दिया। अब उसको नींद कहाँ आनी थी? नींद तो कहीं फजर ले गई थी। सुबह उसका धचका लगा जब वजदान ने एक गेट वेल सून का कार्ड के साथ एक लिली का बुके भिजवाया। वो बुके और कार्ड देख हाथ में लिए हैरान खड़ी थी जब उसके सेल पर वजदान का मैसेज आया, कैसी हैं आप? उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है, वो सब अचानक क्या हो रहा है। वजदान उसके साथ इतना नाइस कैसे हो गया? गिरने वाले वाक़ये के बाद वो खुद भी उसके सामने जाने से घबरा रही थी। जिन नज़रों से वो उसे देख रहा था और फिर अचानक उठकर चला गया, बार बार याद आ रहा था। उसकी धड़कनें बढ़ने लगीं। वो इन्हीं सोचों में थी जब एक बार फिर उसके सेल की टोन बजी, आप ठीक हैं? वजदान का एक बार फिर मैसेज था। उसने खुद को संभाला और उसे टेक्स्ट किया, आई एम फाइन, थैंक यू सर। ग्रेट, उसकी रिप्लाई आया। फिर एक बार उसका मैसेज आया, आपको बुके पसंद आया? जी थैंक यू, उसने रिस्पॉन्स किया। ओके आप रेस्ट करें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, फजर ने रिप्लाई करने के बाद सेल एक साइड पर रखा और खुद चलती हुई बालकनी में आ गई। कुछ दिन बाद वो ऑफिस आई तो सब ने उसे वेलकम किया और मुस्कुराकर सबको विशेस के जवाब दे रही थी। अपने केबिन में आकर वो अपनी कुर्सी पर बैठी ही थी कि वजदान अंदर आया। वो उसे देखकर उठ खड़ी हुई। अब आप कैसी हैं? उसने पूछा। फ़ाइन सर, वो जवाब देते हुए नज़रें झुका गई। मुसलसल अपने हाथों को आपस में मसल रही थी। वजदान ने उसकी हरकत को नोट किया तो मुस्कुरा दिया। मिस फजर, प्रोजेक्ट वाली फ़ाइल लेकर मेरे केबिन में आइए। ये कहते हुए वो जाने लगा। सर, वो बोली। यस मिस फजर, एनी प्रॉब्लम? क्या मैं अपने केबिन में ही वर्क कर लूँ? वो पूछ रही थी। क्यों, आपको मेरे केबिन में आने से डर लगता है? उसने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। केबिन में आने से नहीं, आजकल आपसे डर लगने लगा है। आपकी नज़रों से दिल घबराने लगा है। उसने दिल ही में सोचा। नहीं सर, एक्चुअली सर, मेरा पाँव अभी ठीक हुआ है तो अपने केबिन से वहाँ तक आते हुए पेन बढ़ेगा, इसीलिए। वो मनमनाते हुए बोली। ये क्या उलफल बोल रही थी? उसने खुद को डांटा। हाँ हाँ, वजदान ने ज़ोरदार कहकहा लगाया। मिस फजर, शायद आप कॉरिडोर से अपने केबिन तक इसी पाँव से चलकर आई हैं, जिसका फासला ज़्यादा था, जबकि आपके केबिन और मेरे केबिन के दरमियान सिर्फ 4 कदम का फासला है। और जब मैं आपके केबिन में आया तो आप बिल्कुल रिलैक्स थी। इसका मतलब आपका पाँव अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैं ये क्यों भूल गई कि मेरे सामने वजदान हैदर खड़ा है, जो हैंडसम होने के साथ साथ जीनियस भी है। उफ फजर, वो खुद को कोसने लगी। मिस फजर, अब आप मेरे केबिन में आएँ और अपना काम करें। वो उसे जैसे ऑर्डर देते हुए चला गया। क्या ख़ाक काम होगा मुझसे? वो अफसोस करते हुए अपनी फ़ाइल उठाते अंदर दाखिल हुई। वो बैठी काम कर रही थी जब वजदान ने उसे पुकारा। मिस फजर, आप कॉफ़ी पियेंगी? वो चौंकी। नहीं सर, मैं कॉफ़ी नहीं पीती। ओह, मतलब सिर्फ दूसरों पर गिराती हैं। वो फजर को मॉल वाली बातें याद दिला रहा था जब उसके टकराने से वजदान की कॉफ़ी गिर गई थी। इतनी तफसील देने की क्या ज़रूरत थी? कॉफ़ी नहीं पीती, सीधी तरह मना कर देती। नो सर। अब खुशी उसकी बात याद दिलाने पर उसने सोचा, डोंट वरी, मैं मजाक कर रहा था। वो बस उसको देखकर रह गई, फिर अपनी फ़ाइल पर झुक गई। तभी नायमा वजदान के केबिन में आई। सर, आज आपसे मिलने गौरी साहब ने आना था, पर मौसम की ख़राबी की वजह से उनकी फ़्लाइट डिले हो गई है। ओके, वो बोला। फजर अपना काम करने के बाद ऑफिस से निकली, पर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और बादल भी जैसे बरसने को तैयार थे। वजदान बाहर निकला और उसे गाड़ी में ऐसे बैठा देखकर हैरान हुआ। एनी प्रॉब्लम? गाड़ी के पास जाकर एक हाथ
गाड़ी के पास जाकर एक हाथ गाड़ी पर रखते हुए थोड़ा सा झुक कर उसे देखते हुए उसने पूछा, वो गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही। उसने कहा, ओह, आप ज़रा बाहर आएँ, मैं चेक करता हूँ। वो बाहर निकली तो वजदान उसकी गाड़ी में बैठा स्टार्ट करने लगा। एक दफ़ा, दो दफ़ा स्टार्ट होने के बाद गाड़ी बंद पड़ गई। मुझे लगता है ये अब स्टार्ट नहीं होगी, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। वो बाहर निकलते हुए बोला, आप ऐसा करें, मेरे साथ चलें, मैं जैद को कॉल करता हूँ, वो गाड़ी ठीक करके आपके घर पहुँचा देगा। सर, मैं किसी कैब से चली जाऊँगी। मिस फजर, मौसम ख़राब है और बारिश होने वाली है, कैब मिलने में आपको टाइम लगेगा और मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ। पहले वो सोचती रही, फिर उसके आगे बढ़ने पर वो भी आगे बढ़ी। वो बैठने के लिए बैक डोर खोलने लगी थी। मिस फजर, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला, और वो झिझकते हुए फ्रंट सीट पर आ बैठी। अभी उन्होंने कुछ फासला तय ही किया था कि बारिश स्टार्ट हो गई। फजर के साइड से शीशे ओपन था। बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी तो वो मुस्कुरा उठी। वजदान ने उसे देखा। पानी की बूंदें उसके हसीन चेहरे को और हसीन बना रही थीं। वो बारिश की तरफ देख रही थी और वजदान का दिल बेकाबू होने लगा। वो संभला और ऑटोमेटिक बटन से उसके साइड के शीशा ऊपर चढ़ा दिया। फजर हैरान हुई। वजदान ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और रश ड्राइविंग करते हुए घर पहुंचा। गाड़ी उसके घर के सामने रुकी। थैंक यू कहते हुए वो गाड़ी से बाहर आई और वजदान बिना उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिए गाड़ी अपने घर के सामने ले गया। वो हैरान खड़ी देखती रही। इतनी रश ड्राइविंग करने की क्या ज़रूरत थी, और थैंक्स का भी जवाब नहीं दिया। अपने कमरे में आकर वो सोचती रही, कितना खूबसूरत एहसास था। वो उसके साथ बैठी थी। ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन सफ़र था। वो सोचते हुए मुस्कुरा रही थी और उसके ख्यालों में खोई हुई थी, जबकि वजदान अपने रूम में अपने बेड पर बैठा था। अपने सेल पर अपने सेल पर उसकी फ़ोटो देख रहा था, जो अपनी पार्टी वाले दिन उसके इल्म में लाए बगैर ली थी। वो फ़ोटो में किसी बात पर हंस रही थी। हंसते हुए एक हाथ उसने अपनी आंखों पर रखा हुआ था, जैसे किसी बात पर शर्मा रही हो। वजदान ने उसकी तस्वीर देखते हुए मुस्कुरा रहा था। रात को वो अपनी कज़िन की शादी पर गई और इसीलिए इतनी हाथों पर मेहंदी लगाई। उसे मेहंदी बहुत पसंद थी। साफ गोरे हाथों पर सादा गोल दायरा और मखरूती उंगलियों के पोरे पर लगी थी। सुबह वो ऑफिस और वजदान के केबिन में आकर बैठ गई। वजदान अभी तक नहीं आया था, अपना काम कर रही थी जब वो आया। अस्सलाम वालेकुम सर। फजर ने उसके सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। वो सलाम का जवाब देते हुए अपनी सीट पर आ बैठा। यूं ही काम करते हुए वजदान की नज़र उसके हाथ पर गई। खूबसूरत हाथ लाल रंग से सजे हुए थे। वजदान को औरत की मेहंदी से सजे हाथ बहुत पसंद थे। वो बचपन से उसकी खुशबू और रंगत का दीवाना था और अक्सर अपनी वालदा को मेहंदी लगाने का कहता और फिर कितनी ही देर उनके हाथ पकड़े उसकी खुशबू महसूस करता रहता। फजर ने अपनी मेहंदी लगी मखरूती उंगलियों से अपनी आवारा लट्ठों को हटाया। आज उसने सादा फिरोज़ी कुर्ता और जीन्स पहनी थी, पर उसके साथ आज गले में दुपट्टा भी था। वजदान बेखुदी से उसे देखे गया। उसका दिल किया कि फजर के हाथों को छुए, उसके हाथों पर लगी मेहंदी की खुशबू को महसूस करे। उसे मेहंदी से औरत के सजे हाथ पसंद थे और आज तो उसकी मनचाही औरत, जिसका उसके दिल पर कब्जा था, जिससे उसको मोहब्बत हो गई है, वो थी जो कुछ ही दिनों में उसके सब कुछ बन गई थी। उसकी फजर ने मेहंदी लगाई थी। उसका दिल जैसे उसके हाथ थामने को मचलने लगा। मिस फजर, आप अपने केबिन में जाएं, अचानक उसने फजर से कहा था। वो चौंक कर उसे देखने लगी। पर सर, मैंने कहा आप अपने केबिन में जाएं। वो थोड़ा झुंझलाया और वो फ़ौरन उठ गई। खड़ी हुई और दरवाजे के पास थी जब उसे वजदान की आवाज़ आई, आइंदा ऑफिस में मेहंदी लगाकर आने की ज़रूरत नहीं। फजर ने मुड़कर उसे देखा, जिसकी आवाज़ के साथ उसकी आंखों में अजीब बात थी। वो समझ नहीं पाई। उसके दिल की धड़कनें मुंतशिर हुईं और वो घबरा कर फ़ौरन बाहर निकली, जबकि वजदान काफ़ी देर खुद को संभालता रहा। जब तुम मेरे नाम की मेहंदी लगाओगी, मैं अपनी मोहब्बत से उसके रंग को और गहरा कर दूंगा। उसे कभी फीका नहीं पड़ने दूंगा। तुम्हारे हाथों से मेहंदी नहीं उतरने दूंगा कभी। उस वक्त ये हाथ मेरी दस्तरस में होंगे। मुझे इन हाथों को छूने का हक होगा, इनकी खुशबू महसूस करने का हक होगा। वो मुस्कुराते हुए सोच रहा था। फजर अपने केबिन में आकर इधर उधर टहलने लगी। वो बेचैन हो रही थी। उसकी नज़र, उसका लहजा उसके बेचैन कर रहा था। उसे हो क्या गया है? क्यों ऐसे देखता है मुझे? कहीं उसे मेरी बात का दारक तो नहीं हो गया? कहीं मेरी नज़रों में उसे अपनी मोहब्बत पहचान तो नहीं ली? पर यह कैसे हो सकता है? उसके सामने मेरी पलकें बोझल हो जाती हैं और वो झुक कर फिर उठने से इनकारी हो जाती हैं। फिर क्या हुआ है उसे? अल्लाह! वो जितना सोच रही थी उलझे जा रही थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर उसने अपने वालिदैन को मुखातिब करते हुए कहा, मामा,
पापा, आपको नहीं लगता कि इस घर में कोई शादी होनी चाहिए, रौनक लगनी चाहिए? वो चाय का कप होठों से लगाए हुए बोला। मिसेस हैदर उसकी बात पर चौंकी। पर बेटा, तुम्हारे मामा मुझे दूसरी शादी की इजाज़त नहीं कहाँ देंगी? हैदर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। मिसेस हैदर ने उन्हें घूरने लगी, जबकि वजदान ने ज़ोरदार कहकहा लगाया और हैदर साहब भी हंस दिए। मैं तो कल ही तुम्हारी बारात ले जाऊं, पर तुम हाँ तो करो। कल बारात लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हंसते हुए बोला। पर बेगम, कोई लड़की भी तो हो नज़र में, हैदर साहब बोले। हाँ तो है ना, वो अपनी फजर है। सच्ची हैदर बहुत ही प्यारी बच्ची है। और उनकी प्यारी बच्ची कहने पर वजदान ने मुस्कुराते हुए फिर से चाय का कप अपने होठों से लगा लिया। मामा प्यारी तो वाकई बहुत है, वो अपने तसव्वुर में उसका चेहरा लाते हुए उसने सोचा। मुझे भी वो बच्ची बहुत पसंद है, और आपके बेटे को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है। वो एक बार फिर सोचकर मुस्कुराई। पर उसके कहीं बात तय हुई ना हो। हैदर साहब बोले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसके मुंह से फिसला। तुम्हें कैसे पता? मिसेस हैदर ने उससे पूछा। वो मामा, देखी ना, वो अक्सर आपके घर आती है, पर क्या कभी उसने आपसे अपनी मंगनी का जिक्र किया है या अपने ससुराल का? हाँ, ये बात तो है, पर बेटा लड़कियां शर्माती भी तो हैं जिक्र करने पर। अगर ऐसी बात है मामा, तो आप खुद ही उससे पूछ लीजिएगा, वो आपसे मिलने तो आती ही रहती है, उसने मशवरा दिया। वो तो मैं पूछ ही लूँगी, पर तुम मुझे बताओ कि तुम इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? इसका मतलब कि पहले से ही कुछ है। उन्होंने उसे छेड़ा और वो मुस्कुराकर उन्हें देखने लगा। देख रहे हैं साहबजादे को, लड़की पसंद कर ली और माँ को बताया भी नहीं। वो तो मैंने फजर का नाम ले लिया, अगर किसी और का लेती तो मैं आपको फजर के लिए मना लेता, अपने माँ के गिर्द बाजू का हिसार बांधते हुए कहा। और अगर मैं ना मानती तो? उन्होंने उसे छेड़ा। तो मैं तब तक शादी ना करता जब तक आप मान न जाती। ये सुनते ही हैदर साहब और मुस्कुरा दिए। संडे को मिसेस हैदर उसे घर बुलाया तो वजदान की वजह से संडे को उनके घर नहीं जाती थी, और अब उनके बुलाने पर वो इनकार ना कर सकी। या अल्लाह, मेरा उससे सामना ना हो, वरना फिर कोई ऑल फॉल बोल दूंगी मैं। वो घर से निकलते हुए यही सोचती हुई उनके घर तक पहुंची, और सामने हॉल में वजदान को बैठे देखकर वो ठिठकी। फजर, उसके सामने तुमने अपने हवास को काबू में रखना है, वो खुद को समझा रही थी। अरे बेटा, तुम दरवाजे के बीच में क्यों खड़ी हो, अंदर आओ, मिसेस हैदर ने उसे दरवाजे पर खड़े देखकर कहा। वजदान ने भी सामने देखा और उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वो चलते हुए उनके पास आई। वजदान सोफे पर बैठा एक हाथ में रिमोट लिए और एक स्पोर्ट्स चैनल्स देख रहा था। वो मिसेस हैदर के साथ दूसरे सोफे पर बैठ गई। बेटा, मेरा दिल करता है मैं तुम्हें अपने पास रख लूँ। उसकी बात पर वो चौंकी। आंटी, मैं रोज़ आपसे मिलने तो आ जाती हूँ बेटा, पर मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ। उनकी बात पर ठिठकी और वजदान को देखा, जो रिमोट वाले हाथ की कोहनी सोफे के बाजू पर रखे, रिमोट को अपने होठों पर रखे बज़ाहिर टीवी देख रहा था, पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फजर के दिल की धड़कनें उसकी मुस्कुराहट देखकर मुंतशिर हुईं। बेटा, तुम्हारी मंगनी हो गई है या कहीं बात तय हुई है? अगली बात पर उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। नहीं आंटी, उसके गले से मरी मरी आवाज़ निकली। अच्छा बेटा, मैं अभी आई, उसके जवाब ने उन्हें खुशी दी थी, और वो किचन के लिए उसके खाना लेने चली गई थी। हॉल में अब वो दोनों थे। वजदान इस वक्त शलवार कमीज़ में था, जिसके बाजू उसने फोल्ड किए हुए थे। शायद वो थोड़ी देर पहले ही नहाया था। गीले ऐश ग्रे बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। आज उसने अपने ग्लासेस भी नहीं लगाए थे। वो उसको देखे जा रही थी। मिस फजर, अगर आपने मेरा जायज़ा ले लिया हो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, जी हैं आप? उसने अचानक उसकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए पूछा। फजर ने सटपटाकर नज़रें फेरी। फजर, और देखो इसको, अब ये तुम्हारे बारे में गलत सोचेगा, उसने खुद को कोसा। मैं आपका जायज़ा नहीं ले रही थी, उसने हिम्मत करते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, तो फिर शायद आप ये देख रही होंगी कि मेरे हाथ में रिमोट किस कंपनी का है, या शायद जिस सोफ़े पर मैं बैठा हूँ उसका प्रिंट क्या है, उसने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। जी बिल्कुल, मैं सोफ़े का प्रिंट देख रही थी। और उसने हड़बड़ी में ये देखा ही नहीं कि सोफ़ा प्लेन लेदर का था, उस पर कोई प्रिंट ना था। पर मिस फजर, सोफ़ा तो प्लेन है, इस पर कोई प्रिंट है ही नहीं। ये कहते हुए वो हंसा। डूब मरो तुम फजर, इतनी बदहवासियाँ। वो शर्मिंदगी से सर खुजाते हुए खुद को डांटने लगी। इसी वक्त मिसेस हैदर हॉल में आई। वजदान, क्यों तंग कर रहे हो फजर को, उन्होंने उसे डांटते हुए कहा। मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैंने कुछ पूछा था इनसे, पर इन्होंने जवाब ही नहीं दिया, वो बोला। क्यों बेटा, कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया इसने तुमसे, उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो रुकी। जी मामा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने इनसे सिर्फ ऑफिस वर्क का पूछा था, उसने झूठ बोला। तुम इस बेचारी से यहाँ भी ऑफिस के बारे में पूछोगे? छोड़ो ऑफिस और आओ फजर, मैंने खाना लगा लिया है, खा लो बेटा। नहीं आंटी, मैं अब चलती हूँ, मामा वेट कर रही होंगी, वो उठते हुए बोली।
पर बेटा खाना तो खा लो, देखो मैंने आज तुम्हारे लिए पास्ता बनाया है, उन्होंने उसे बनाते हुए कहा। वो उनका इनकार नहीं करना चाहती थी, पर वरदान के सामने वो बेवकूफ़ी भी नहीं कर सकती थी। पास्ता उसकी कमज़ोरी था, उसे वरदान की वजह से मैं पास्ता नहीं खा पाऊंगी। उसने अफसरदगी से सोचा और दूर से ही पास्ता के बाउल को ठंडी आह भरते हुए देखा। हाय मेरा पास्ता, मुझे पता है तुम्हें मेरा इंतज़ार है, पर आज शायद मैं तुम तक पहुंच भी नहीं पाऊँ। बेटा क्या सोच रही हो? उन्होंने उसे गुमसुम खड़े देखकर पूछा। कि पास्ता कैसे खाऊं? उसके मुंह से अचानक निकला, जबकि वजदान ने ज़ोरदार कहकहा लगाया और उसका दिल चाहा कि वो हॉल से गायब हो जाए। तो बेटा आओ फिर खा लो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और वो शर्मिंदगी से चलती हुई डाइनिंग टेबल पर आई। वरदान उसके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। बहुत मुश्किल से उसने खुद को संभाल कर खाना खाया। वरदान की शौक नज़रें बार बार उसकी तरफ उठ रही थीं। ये गुस्से में ठीक रहता था, अब तो मैं और घबरा रही हूँ इसकी नज़रों से। इसकी शौकी बातों से मेरा दिल भी जैसे जैसे इसकी चाह कर रहा है। धड़कनें बढ़ जाती हैं, नज़रें ज़मीन में गाड़े जाती हैं। खाना खाने के फ़ौरन बाद वो अपने घर आ गई। वो ज़ुबैरिया के साथ शॉपिंग पर कर रही थी जब उसकी नज़र वजदान पर पड़ी। वो किसी लड़की के साथ था। उसके पास से गुजरता हुआ आगे बढ़ गया। उसे लड़की के साथ देखकर उसके दिल को कुछ हुआ। ज़ुबैरिया, मैं अभी आई। कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? वो मुझे साथ वाली शॉप से कुछ लेना है, तुम जब तक डिसाइड कर लो कि क्या लेना है, मैं आती हूँ, वो कहती हुई आगे बढ़ गई। वो चलती जा रही थी जब उसे वजदान और वो लड़की एक शॉप में खड़े नजर आए। वजदान किसी बात पर मुस्कुरा रहा था और वो लड़की ने उसके बाजू पर हाथ रखकर हंसी। बड़ी हंसी आ रही है दोनों को। ये कौन हो सकती है, इसकी गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं वजदान, ऐसा नहीं है, उसने खुद को तसल्ली दी। तुम्हें बहुत पता है, भूलो मत कि वो एक लड़का ही है। उसने खुद ही अपनी बात को नफ़ी की। पर वजदान भी तो है सबसे अलग। एक बार फिर वो खुद को समझाने लगी। वो उन्हें खड़ा देख रही थी जब वजदान की नज़रें उस पर पड़ी। फजर उसके देखने पर मुड़ी। हाय, उसने मुझे देख लिया, ये यहाँ ना आए बस, वो सोचने लगी। वजदान वर्षा को एक्सक्यूज़ करता हुआ उसके पास आया। फजर आप यहाँ? उसकी आवाज़ सुनकर वो पलटी। सर आप यहाँ? और मसनूई हैरानी से पूछा। जी, मैं किसी के साथ आया था, और वो किसी मैंने भी देख ली है। उसने जलकर सोचा। ओह अच्छा सर, किसके साथ? वो मासूमियत से पूछने लगी। है कोई बहुत ख़ास? वजदान का उसका रद्द-ए-अमल देखना चाहता था, तो वजदान की बात पर उसकी आंखें ही में उदासी फैली। ख़ास? उसकी आवाज़ धीमी थी, वजदान को बामुश्किल सुनाई दी। मिस फजर, आपने मुझसे कुछ कहा? वो चौंकी। सर हमसे नहीं मिलवाएंगे उस ख़ास को? उसके लहजे में कुछ था। वजदान जान गया कि उसको बुरा लगा है। जी ज़रूर, वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। इन तमाम बातों के दौरान फजर की नज़रें या तो शॉप में खड़ी वर्षा पर थीं या ज़मीन को देख रही थीं। तभी वर्षा चलती हुई उनकी तरफ आई। वजदान, उसने पुकारा। जी मिस फजर। इनसे मिलिए, ये है वर्षा, मेरी लाइफ की ख़ास शख्सियत। वजदान के कहने पर वर्षा ने उसे चौंक कर देखा, जबकि वजदान ने देखा कि उसके कहने पर फजर की आंखों की जुत मध्यम पड़ गई थी। एंड वर्षा, इनसे मिलिए, ये है मिस फजर, मेरी। वो चंद लम्हे रुका। वजदान की बात फजर ने उसे देखा, जो मुस्कुरा कर ही उसे देख रहा था। मेरी मोहब्बत, वजदान ने उसकी खूबसूरत आंखों में देखते हुए दिल में कहा। मेरी एम्प्लॉय, उसने जुमला पूरा किया। तो हाँ, सिर्फ एम्प्लॉय ही तो हो तुम फजर, उसने अफसरदगी से सोचते हुए नज़र झुका दी। नाइस टू मीट यू मिस फजर। वर्षा ने उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो हाथ मिलाकर मुस्कुरा दी, पर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, उसने जलकर सोचा। ओके सर, मैं अब चलती हूँ, मेरी फ्रेंड वेट कर रही होगी मेरा, वो कहती हुई आगे बढ़ी। और वजदान उसको जाता देखकर मुस्कुराने लगा। ये क्या था वजदान, और ये ख़ास शख्सियत वाली बात से क्या मतलब था? उसने पूछा। आई लव हर, वजदान ने मुस्कुराते हुए कहा। और वरीशा हैरान रह गई। वेट, व्हाट डू यू से? आई सेड आई लव हर। ये कहते हुए उसके चेहरे के साथ आंखें भी मुस्कुरा रही थी। इट मीन्स वजदान हैदर को आखिर मोहब्बत हो ही गई। जो कहता था मोहब्बत क्या है, सिर्फ एक लफ्ज़ ही तो है। जो इस मोहब्बत लफ्ज़ को भी संजीदा नहीं लेता था, उसको आज मोहब्बत हो गई है। आई एम अमेज्ड वजदान। वर्षा बहुत पुरजोश थी। एंड शी इज़ वेरी लकी कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। वजदान के होठों पर मुस्कान रक्सा थी। शी इज़ ब्यूटीफुल, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगोगे। तुमने उसे बताया? नहीं, अभी नहीं, पर बहुत जल्द बताऊंगा। ओके, पर मैं कल तुम्हारे ऑफिस आऊँगी। शॉपिंग करने चलेंगे। शादी में दिन ही कितने रह गए हैं? जी दुल्हन साहिबा, मुझे पता है, उसने उसे छेड़ता था और वो मुस्कुरा दी। वो सुबह वजदान के ऑफिस आई। फजर वजदान के केबिन में ही वर्क कर रही थी। हाय वजदान, हाउ आर यू वर्षा, कम एंड सिट, वजदान ने अज़बात में भरे लहजे में कहा। हाय फजर, वो उसको देखते हुए बोली, और फजर भी जबरन मुस्कुराई। वो दोनों बातें कर रहे थे और फजर वर्षा को देख रही थी। क्या ख़ास बात है इसमें? आंखें थोड़ी प्यारी हैं, पर वो तो मेरी भी प्यारी हैं।
ज़ुबैरिया कहती हैं आंखों पे चश्मा लगाया करो, कहीं कोई डूब ना जाए इनमें। उसने सोचा, बाल थोड़े लंबे हैं, मैं भी कोशिश करूं तो इतने लंबे तो हो ही जाएंगे। वरदान इन बातों करते हुए उन आँखों से उसे देख रहा था जिसकी नज़रें वर्षा पर थीं। हाइट भी हील पहनकर लंबी लग रही है। वो तो मेरे पाँव में दर्द होता है हील से, वरना मैं भी पहन लूँ तो इससे ज़्यादा लंबी ही लगूंगी। रंगत मुझसे ज़्यादा सफ़ेद है तो क्या हुआ, वो तो ख्याल मैं नहीं रखती अपने स्किन का, वरना इससे ज़्यादा सफ़ेद हो जाऊंगी मैं। वो खुद ही मौजूआना कर रही थी और खुद को तसल्लियाँ दे रही थी। उसको वर्षा की तरफ देखता पाकर वजदान ने उसे पुकारा, मिस फजर, कैन यू प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस। उसकी बात पर वो चौंकी। हाँ, अब अकेले वक्त चाहिए इन्हें, उसने उपसर्दगी से दिल में कहा। जी सर। वो अपनी फ़ाइल उठाते हुए उठी। वजदान ने देखा वो सुस्त कदमों से चल रही थी। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। उफ, ना मैं बता सकती हूँ ना ही छुपा सकती हूँ। क्या करूँ, मैं, डर लगता है। तुम इनकार ना कर दो और मेरा दिल ये गम नहीं सह पाएगा। मुझे मोहब्बत में खौफ की सी कैफियत रहती है, जैसे पा ना सकी उसके दूर जाने का डर, जिसे पा लिया उसके खोने का डर, और वो उसकी कैफियत से दो चार हो रही थी। वरदान, अब उस बेचारी को बता दो, मुझे लगता है वो भी तुमसे मोहब्बत करती है। जिस तरह वो मुझे देखती है उससे साफ जाहिर होता है कि वो हर्ट होती है। तुम्हें मेरे साथ देखकर बता दूंगा, बस कुछ बातों का यकीन कर लूँ फिर। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अच्छा, आज हमारे घर कवाली नाइट है, तुम्हें आना है और अज़मीर को भी ले आना। चलो ठीक है। फजर ने कवाली नाइट के लिए सफ़ेद रंग की फ़्रॉक पहनी हुई थी, हाथों में गजरे थे, दिल क्या मेहंदी लगाए, पर उसने ऑफिस जाना था और वजदान ने उसे ऑफिस मेहंदी लगाकर आने से मना किया था। वो उसके घर के लॉन में आई तो कव्वाल अपनी आवाज़ का जादू जगा रहे थे। आज उसने अपने सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था जो बार बार उसके सर से फिसल रहा था। वो एक कोने में अकेली खड़ी थी और कुछ दूर वजदान खड़ा उसे ही देख रहा था, जो बार बार अपने दुपट्टे से उलझ रही थी। क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। वरदान ने उसे दुपट्टे से उलझते हुए देखकर दिल में मुस्कुरा दिया। मैकरे के सभी पीने वाले लड़खड़ा कर संभलते हैं, लेकिन तेरी नज़रों का जाम जो पी ले उम्र भर वो संभलता नहीं है। कमाल ने ये शेर पढ़ा तो उसे लगा कि उस शेर ने वरदान की कैफियत बयान कर दी हो। उसे दूर खड़ी फजर की आंखों की चमक दिखाई दे रही थी। उसे तो खबर ही नहीं थी कि वो किसी की नज़रों के हिसार में है, और वो किसी कोई और नहीं, वरदान है, जो फजर के दिल के हिसार में है, जिसकी आंखों की, जिसकी आवाज़ की वो आसीर हो चली है, जिसकी मोहब्बत, जिसकी चाहत में वो आसीर हो गई है। वर्षा ने उसे अकेले खड़ा देखा तो उसके पास चली आई। हाय फजर, वर्षा ने कहा। फजर, यू आर लुकिंग प्रिटी। वर्षा के कहने पर वो मुस्कुरा दी। खूबसूरत तो होगी ही जिसे वरदान चाहेगा। उसकी चाहत का एहसास उसे खूबसूरत बना देगा, और वो लड़की तुम हो फजर। उसने देखते हुए अफसरदगी से सोचा था। वरदान और अजमीर उनकी तरफ आए। फजर, मीट अजमीर, मेरे होने वाले शौहर। इसकी बात पर उसने चौंक कर अजमीर को देखा और फिर वजदान को, जिसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। आज उसने ब्लैक कलर की शलवार कमीज पहनी हुई थी, बाजू फोल्ड किए हुए थे, हाथ पर ब्रांडेड घड़ी, आंखों पर चश्मा लगाए, बालों को सेट की वो हैंडसम लफ्ज़ को भी मात दे रहा था, और इसी पर उसकी शरारती मुस्कुराहट उसकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी। वर्षा, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। उसी वक्त मिसेस हैदर वर्षा को बुलाने आई और वो उनके साथ चल पड़ी। जबकि अजमीर को किसी की कॉल आई तो वो अटेंड करने चला गया। अब वो दोनों अकेले खड़े थे। वरदान की नज़रें बार बार उसके चेहरे पर ठहर रही थीं, जबकि वजह उसकी नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। तौबा, ऐसे क्यों देख रहा है और यहाँ खड़ा क्यों है। वो नज़रें झुकाए उसी सोच में गुम थी जब वरदान के सेल पर कॉल आई। कॉल वर्षा की थी। ऐसे ही उसे देखते रहोगे या अपना हाल दिल भी सुनाओगे। वरदान ने नज़रें घुमाई। वो दूर खड़ी उसे ही देख रखकर हंस रही थी। उसकी बात पर वरदान ने कहकहा लगाया और नज़रें फिर से फजर पर डाली। उसके हंसने पर फजर ने उसे देखा, वो भी उसे ही देख रहा था। उधर वर्षा ने कॉल काट दी। फजर आगे बढ़ने लगी। कहाँ जा रही हैं आप, वरदान ने उससे पूछा। जी, वो गड़बड़ाई। मैंने पूछा कहाँ जा रही हैं आप। वरदान ने उससे गड़बड़ाने पर अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए उससे फिर पूछा। सर, मुझे लगता है कि आंटी मुझे बुला रही हैं, पर मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। उसे आज क्या हो गया है, उसने सोचा। सर, वो मुझे बुला रही हैं तो सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रहा है। वो यूं ही भूल गई। अच्छा, मतलब जब किसी को पुकारा जाता है तो सिर्फ उसे ही सुनाई देता है, आसपास किसी को नहीं। आप ये कहना चाह रही हैं, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं क्यों भूल जाती हूँ कि मेरे सामने वजदान है, जिसके पास हर बात का जवाब होता है। वजदान को उसके फ्रेंड ने बुलाया तो उसे जाना पड़ा। उस हटने पर उसने शुक्र अदा किया। तभी मिसेस हैदर उसके पास आई। बेटा, मेरे रूम में वर्षा और अजमीर को देने के लिए गिफ्ट्स रखे हैं, प्लीज़ वो ज़रा ला दोगी आप, उन्होंने उससे कहा। ज़रूर आंटी, वो मुस्कुराते हुए बोली। वो रूम में खड़ी बेड पर रखे हुए गिफ्ट्स उठा रही थी। मैं कुछ हेल्प करूँ, जब उसने वजदान की आवाज़ सुनाई दी।
और उसके हाथ से गिफ्ट छूटकर बेड पर गिर पड़े। अब ये यहाँ क्या कर रहा है, उसने सोचा। वजदान चलता हुआ उसके पास आया। एक बात बता दें, ये आप जानबूझकर करती हैं या फिर ऐसा खुद ब खुद हो जाता है? मतलब? वो नासमझी से पूछने लगी। मतलब आपके हाथ से कुछ ना कुछ गिर जाता है या फिर आप खुद ही गिर जाती हैं? उसके लहजे में शौकी थी। ये सब तुम्हें देखकर और तुम्हारी आवाज़ सुनकर होता है। वो उसे देखते हुए सोच रही थी, फिर उसके सवाल को नज़रअंदाज करती गिफ्ट्स बॉक्सेस उठाते हुए जाने लगी। फजर, जब उसे अपनी पुश्त पर वजदान की आवाज़ सुनाई दी, वो अभी तक मुड़ ही नहीं थी, तभी वो खुद चलता हुआ उसके मुकाबिल आया। कुछ देर दारफ्तगी नज़रों से देखता रहा। वो भी उसे देख रही थी। अगर मैं कहूँ कि मुझे सारी ज़िंदगी तुम्हें ऐसे देखने का हक़ चाहिए। उसकी बात पर वो दम साधे खड़ी थी। अगर मैं कहूँ कि मुझे सारी ज़िंदगी तुम्हारी आवाज़ सुनने का हक़ चाहिए, अगर मैं कहूँ कि मुझे सारी ज़िंदगी तुम्हें चाहने का हक़ चाहिए, और अगर मैं कहूँ कि मुझे सारी ज़िंदगी तुमसे मोहब्बत करने का हक़ चाहिए, तो क्या तुम वो हक़ मुझे दोगी? तो क्या तुम इस हक़ की इजाज़त दोगी मुझे? और फजर को लगा कोई ख्वाब देख रही है। वो आज अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर रहा था। एतराफ़ भी क्या, वो तो इजाज़त मांग रहा था। क्या कभी किसी ने किसी से ऐसे मोहब्बत का इजहार किया होगा? क्या किसी ने इस तरह से इजाज़त मांगी होगी? और वो उससे इजाज़त मांग रहा था। उसे मोहब्बत करने की इजाज़त, उसे देखने की इजाज़त, उसे सुनने की इजाज़त, उसे चाहने की इजाज़त, और इससे हक़ की इजाज़त मांग रहा था। वो वजदान था, उसका हर अंदाज़ अलग था। तो जब वो मोहब्बत कर रहा था तो वो भी तो दूसरों से अलग होनी चाहिए थी। जब वो इजहार कर रहा था तो वो भी तो मुनफरिद होना था। और वो वजदान हैदरी अपनी फ़जर से मोहब्बत करने की इजाज़त मांग रहा था, और फ़जर तो जैसे गूंगी बन गई थी, जैसे उसके मुंह में ज़बान ही ना हो, सिर्फ सुन रही थी, उसे सुन रही थी। उसका रवा रवा जैसे समात बन गया हो। आज वजदान उससे मुखातिब था तो वो कैसे ना सुनती। वो बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी, जैसे कि उसने सहर फूंक दिया हो, और वजदान चश्मा लगाए अपनी खूबसूरत आंखों से उसे देख रहा था। फजर। वजदान ने उसे ऐसे खड़ा देखकर फिर पुकारा। पुकारने के साथ ही उसने फजर के हाथ से गिफ्ट्स बॉक्स लेकर बेड के साइड टेबल पर रख दिए। ऐसा करने से वो होश में आई और फ़ौरन नज़रें झुका गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। क्या मैं तुम्हारी खामोशी को तुम्हारा इनकार समझूं? उसके लहजे में शरारत थी, वो समझ ना सकी। नहीं नहीं, फजर के मुंह से फ़ौरन निकला तो उसने नज़रें उठाकर देखा। वो शरारत निगाहों से उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो खुद ही अपनी बात पर झेप गई। तो फिर मामा को तुम्हारी तरफ भेजूं? इजाज़त है? वो एक बार फिर इजाज़त मांग रहा था। फजर के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई और उसने इस बात में सर हिला दिया। वो उस शख्स को इनकार ही नहीं कर सकती थी। कोई भी लड़की उसे इनकार नहीं कर सकती थी। फिर वो तो फजर थी जिसने उसे चाहा था, जिसने उसकी मोहब्बत की थी। वो कैसे इनकार करती? मैं जाऊँ? उसने पूछा। हाँ, पर वजदान उसके सामने से नहीं हटा था। फजर ने मुल्तजी नज़रों से उसे देखा तो वो मुस्कुराते हुए वहाँ से हटा और उसे फ़ौरन कमरे से बाहर निकली, और खाली हाथ देखकर मिसेस हैदर ने उससे बॉक्स के बारे में पूछा। वो अभी बोलने ही वाली थी जब वजदान बॉक्स उठाए वहाँ चला आया। ये रहे आपके बॉक्सेस। वो बॉक्स उनके हवाले करता हुआ बोला। पर मैंने तो फजर से कहा था। वो हैरान हुई। मामा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो लाएं या मैं? उसी की एक ही बात है। मिसेस हैदर उसकी बात पर मफ़हूम नहीं समझी और वहाँ से चली गई, जबकि वजदान फजर को देखकर मुस्कुरा दिया। उसकी मायनेखेज़ बात पर वो झेप गई। उसके रूम की लाइट्स जलती देखकर वजदान ने उसे टेक्स्ट किया, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो और सो जाओ। एक इस्माइली इमोजी थी। वो हैरान हुई। आपसे किसने कहा है कि मैं आपको सोच रही हूँ? उसने रिप्लाई किया। फजर ने टेक्स्ट के बाद वजदान ने उसकी कॉल की। अच्छा, जहाँ तक मैंने सुना है, मोहब्बत में इंसान सिर्फ उसी शख्स को सोचता है जिससे वो मोहब्बत करता है, और मुझे जब से मोहब्बत का अदारक हुआ है मेरी सोचों में तो सिर्फ तुम हो। उसकी बात पर वो खामोश हो गई और धड़कनें बढ़ गईं। बालकनी में आओ, वो फिर से गोया हुआ। क्यों? उसने हैरानी से पूछा। तुम्हें देखना है। ये कहते ही वो अपनी बालकनी में चला आया। खुद तो देखते हैं और मेरी हालत जो गैर हो जाती है वो जानते ही नहीं, उसने पूछा। वो उसे मायूस भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए बालकनी में चली आई, पर उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। जानती हो फजर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मोहब्बत होगी। मामा जहाँ कहती मैं वहाँ खुशी से शादी कर लेता और उसके साथ खुश रहता, पर जब मोहब्बत का वार मुझ पर हुआ तो अलग एहसास था। मैं खुश रहने लगा तुम्हें देखकर। साथ एक अजीब बेचैनी भी थी कि तुमने अपने दिल की सारी बातें कह दूं। मैंने खुद को बहुत रोका है फजर, पर मुझे कहना है, तुमने वजदान हैदर को तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। मेरा दिल तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो गया। वो उससे अपने दिल का हाल कह रहा था और वो उसके दिल की बातें सुन रही थी। फजर की नज़रें अभी भी झुकी हुई थीं।
मैं चाहता हूँ मामा को डायरेक्ट तुम्हारी तरफ भेज देता, पर मुझे तुम्हारी इजाज़त मतलूब थी, क्योंकि ये जज्बात के फ़ैसले ज़बरदस्ती नहीं किए जाते। मुझे जानना था कि क्या तुम भी मेरे लिए वैसा ही महसूस करती हो जो मैं करता हूँ। कहीं मोहब्बत के सफ़र में मैं अकेला ही तो मुसाफिर नहीं। पर जब वर्षा को मैंने तुमसे इंट्रोड्यूस कराया एक ख़ास शख्सियत कहकर, और जब तुम्हें उसकी मौजूदगी में अपने केबिन से जाने के लिए कहा, उस वक्त तुम्हारे चेहरे की उदासी और उतार चढ़ाव देखकर मुझे यकीन हो गया कि मैं एक अकेला मुसाफिर नहीं हूँ, तुम भी मेरी हमसफ़र हो। उसकी बात पर वो मुस्कुरा उठी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? वर्षा ने तस्दीक चाही। फजर को शरारत सूझी। वैसे तो बहुत जीनियस बनते हैं आप, और लड़की के मुस्कुराने का मतलब भी नहीं समझते। उसने नज़रें उठाते हुए उसे देखते हुए कहा। वरदान उसके लहजे में छुपी शरारत को समझ गया। हा, उसने कहा लगाया। वो क्या है ना, पहली बार मोहब्बत की है, पहली बार ही किसी लड़की को अपने दिल का हाल सुनाया है, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में मुस्कुराने का क्या मतलब होता है। तुम ही बता दो। और वो फिर भूल गई कि उसके सामने वरदान है जो उसे अपनी बात कहलवा कर ही रहेगा। थोड़ी देर वो खामोश रही और फिर बोली, अगर मैं कहूँ कि मुझे सारी ज़िंदगी खुद को आपकी नज़र से देखना है, अगर मैं कहूँ कि मुझे सारी ज़िंदगी अपना नाम आपके लबों से सुनना है। अब वो बोल रही थी और वजदान सुन रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वो ये सब उसे देखते हुए कह रही थी, वजदान उसे देख और सुन रहा था। अगर मैं कहूँ कि मुझे सारी ज़िंदगी अपने लिए आपकी चाहत के रंग देखने हैं, और अगर मैं कहूँ कि आपकी मोहब्बत पर मेरा हक चाहिए, तो क्या आप मुझे ये हक देंगे? तो क्या आप मुझे इस हक की इजाज़त देंगे? कहते हुए वो अपनी नज़रें झुका गई, जबकि वजदान तो उसके इसी तरह के इजहार पर खेल उठा। वजदान हैदर, और उसकी मोहब्बत पर सारी ज़िंदगी तुम्हारा हक होगा। वजदान हैदर ने तुम्हें ये हक दिया फजर। उसके लहजे में यकीन। ये सुनते ही फजर के चेहरे पर खुशी के लिए रंग आ गए। कुछ देर वो उसे चेहरे को तकता रहा। चलो अब तुम सो जाओ, वो बोला। आप भी। तुम्हारे इजहार के बाद मुझे कहाँ नींद आनी है अब। उसके कहने पर फजर के चेहरे पर हया की लाली खेल उठी। गुड नाइट, वजदान ने उसे मुस्कुरा कर कहा, तो वो अपने रूम में चली आई। थोड़ी देर बाद उसकी मैसेज की टून बजी। वजदान ने उसे हार्ट भेजा था और वो मुस्कुरा दी। 2 माह बाद वो नाश्ते की टेबल सेट कर रही थी। उसने प्याजी रंग की शर्ट के साथ वाइट कलर का ट्राउज़र पहना हुआ था और गले में प्याजी रंग का दुपट्टा डाला हुआ था। कलाइयों में हम रंग कांच की चूड़ियाँ थीं और खूबसूरत हाथ मेहंदी के लाल रंग से सजे हुए थे। फजर बेटा, वजदान अभी तक नहीं उठा? मिसेस हैदर ने उससे पूछा। आंटी, मैं उन्हें उठा के आई हूँ, पर शायद वो फिर सो गए होंगे, वो बोली। तो बेटा एक बार फिर उसे जगाओ ताकि वो नाश्ता करे, वो उससे बोली। जी, वो कहते हुए रूम में आई थी। वरदान बेड पर उल्टा सोया हुआ था। एक तकिया उसके हाथ के नीचे और एक उसके सर के नीचे था। अपने ऐशगिरे बाल बिखरे हुए थे और खूबसूरत आंखें इस वक्त बंद थीं। फजर कुछ देर उसको यूं ही ऐसे ही देखती रही, फिर उसे पुकारा, वजदान, पर वो टस से मस ना हुआ। वजदान, उसने एक बार फिर उसे पुकारा। वो उसके कंधे को हिलाना से झिझक रही थी, फिर भी वो ना जागा। अब अगर आप ना जागे तो मैं मामा की तरफ रहने चली जाऊंगी। ये कहते हुए वो जाने के लिए मुड़ी। उसे यकीन था ये धमकी कारगर साबित होगी, और ऐसा ही हुआ। उसने अभी कदम बढ़ाए ही थे कि वजदान ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो मुस्कुराते हुए मुड़ी। वजदान बेड से टेक लगाए बैठा था और उसे भी अपने सामने बैठा लिया। मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता, फिर भी तुम ऐसा कह रही हो, वो मसनूई खफगी से बोला। जब आप जाग ही नहीं रहे थे तो मुझे ऐसा कहना पड़ा, वो भी शौक हुई। तुम्हें मेरी जज्बात का इल्म है और यूं ही अनजान बनती हो, वो उसकी चूड़ियों को छेड़ते हुए बोला। उसकी कलाई अभी भी उसके मजबूत हाथों में थी। वरदान का ऐसा कहने पर उसने पलकों की झालर गिरा दी। वरदान को उसका ऐसा शर्माना हमेशा दिल को लुभा जाता था। और ये तुम्हारे हाथों की मेहंदी का रंग क्यों फीका पड़ा है? अब वो उसके हाथों को थामते हुए कह रहा था। फजर को उसकी मेहंदी के लिए दीवानगी का आलम शादी के बाद हुआ था। फीका पड़ा है? कुछ दिन पहले ही तो लगाई थी। वो अभी भी नज़रें झुकाकर बात कर रही थी और वरदान को उसके अंदाज पर हंसी आई। फजर, हमारी शादी को 2 माह हो गए हैं और तुम मुझसे आज भी पहले दिन की तरह शर्माती हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, उसके कहने पर वो बोली। अगर ऐसा है तो मुझे देखकर कहो। उसके कहने पर उसने नज़रें वरदान की शौक नज़रों की ताब न ला सकीं और फिर से नज़रें झुका गई। ऐसा करने पर वरदान ने ज़ोरदार कहकहा लगाया। आंटी वेट कर रही होंगी। वरदान के हंसने पर वो हया से खुद में सिमटी और अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। प्लीज़, वो रुहासी हुई। उसकी पलकें लर्ज़ रही थी। वरदान को फजर पर तरस आ गया और उसने मुस्कुराते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। वो जाने लगी जब वरदान ने उसे पुकारा, फजर। वो मुड़ी और हैरानी से उसे देखा। वरदान उसके निखरे निखरे रूप को देख रहा था। बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसके कहने पर वो धीमा सा मुस्कुराई और नीचे आई।
थोड़ी देर बाद वजदान भी नीचे आ गया। आज संडे था। वो शलवार कमीज़ में था, सफ़ेद रंग के शलवार कमीज़, बाजू फोल्ड करते वो कुर्सी खींच कर बैठा। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। उठ गए तुम? बच्ची बेचारी कब से तुम्हें जगाने में हलकान हो रही थी। उसने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। हैदर साहब उसे देखते हुए बोले। फजर किचन से उसके लिए कॉफ़ी ले आई और वो कप उसके सामने रख रही थी जब वो बोल पड़ा, मैं जानता हूँ आपकी बहू ने नाश्ता क्यों नहीं किया। वो जानता था फजर उसके साथ नाश्ता करती है और उसके बगैर कुछ नहीं खाती। उसकी बात पर फजर ने घबरा कर उसे देखा, कहीं वो उसके बगैर कुछ ना खाने वाली बात ना कह दे। क्यों? मिसेस हैदर ने चाय का कप हैदर साहब को पकड़ाते हुए पूछा। वो इसीलिए कि आपकी बहू को अच्छा लगता है पहले सबको सर्व करे और फिर नाश्ता करे। ये कहते हुए उसने फजर को आंख मारी और मुस्कुराकर कॉफ़ी का कप होठों से लगा लिया। हैदर साहब और मिसेस हैदर उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थे। उसके आंख मारने पर वो चौंकी और फिर खुद भी मुस्कुरा दी। उस शख्स की संगत में ज़िंदगी और हसीन हो गई थी। वो दोनों अजनबी मोहब्बत के सफ़र में हमसफ़र बन गए थे। ख़त्म शुद। उम्मीद है आपको ये नावल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आपको किस तरीके के नावल आगे सुनने हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। और आपने वजदान को किस करैक्टर, जो भी आपका क्रश वगैरह हो, किस करैक्टर को रख कर सोचा, कौन सा फिक्शन करैक्टर आपको अच्छा लगा वजदान के लिए, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।